ओके, तो रुचि तुमने सॉल्व कर लिया है? तो सारे नहीं हुए हैं, लेकिन 82 और 87 तो ये किया है। 82 का आंसर बताओ। बताओ आंसर क्या होगा? 7 में सर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो फर्स्ट वाला नहीं होगा, और सेकंड वाला लिमिट एग्जिस्ट करे 0 और मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो ये सही है। जीरो और है ये लिमिट, वो सब कैसे फोर्थ पता? वाला भी सही है। जी सर। जीरो है लिमिट, वो कैसे पता आपको? सर ये बाइजेक्टिव होलोमॉर्फिक मैप दी हुई है यहाँ पे, तो जो फंक्शन होगा वो e⁻i थीटा जेड टाइप का होगा, तो जब सर पर लिमिट क्यों? लेंगे तो वो हाँ? पर ये तो पंक्चर डिस्क से पंक्चर डिस्क में है ना मैप, तो कैसे पता आपको e⁻ थीटा इजेड फॉर्म का होगा? मतलब जो भी बोल रहे हैं वो कैसे होगा, वो तो लाना होगा, ऐसा है। जी। अच्छा, चलो ठीक है बच्चों, लेट्स स्टार्ट। ओके, अब मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। और कोई आंसर बताना चाहता है तो हाथ खड़ा कर लो। ठीक है, चलो, सो लेट्स स्टार्ट। आज डे 2 है क्रैश कोर्स का। डे 2 में हम ये सीखेंगे कि एग्जाम सॉल्व करने का तरीका क्या है। 2025 का एग्जाम हमने लिया है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, एग्जाम में कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कौन से अवॉइड करने हैं, ये सब सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट्स से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यही क्वेश्चन को ले लेते हैं और उसके बाद हम कोई 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें से, और क्विकली सॉल्व करेंगे कैसे उनको जल्दी से सॉल्व करना है। और इसके साथ साथ हमारे बहुत सारी चीजें, रिजल्ट भी रिवाइज हो जाएंगे और बहुत सारी चीजें सीख भी जाएंगे। और इस क्रैश कोर्स में एक ही एग्जाम में सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको 2025 का। ठीक है, इससे पीछे वाले प्रेस कोर्स से जो आप रिकॉर्डेड आपको दिए गए हैं, उनमें मैंने अन्य प्रश्न पत्रों को हल करके दिखाया हुआ है, तो बार बार उन्हीं को करना ठीक नहीं है, कुछ और हम करेंगे जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 82 क्वेश्चन है आपके पास। 82 क्वेश्चन क्या कहता है, देखो लेट, देखो ये गलती से भी सही हो सकता है। जैसे अभी एक स्टूडेंट से मैंने पूछा था, थोड़ा सा उसमें उन्होंने ऐसे मान के कर दिया तो हो गया सही, बट वो सही तरीका नहीं है। तो कई बार ऐसे गलतियां भी हो सकती हैं, इसमें ध्यान रखना है हमें। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक पंक्चर डिस्क आपको दी गई है, विद अ पंक्चर्ड यूनिट डिस्क एंड एफ बी अ बाइजेक्टिव होलोमॉर्फिक ऑफ डी क्रॉस ऑनटू इटसेल्फ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो सबसे पहले देखें, इसका सॉल्यूशन आपको मैंने करा भी दिया है रेगुलर कोर्स में, है ना। सो आप मुझे ये बताएं, कल आपने एक चीज सीखी थी जब आप वो कर रहे थे, सॉल्यूशन कर रहे थे किसका, एक मैंने आपको कॉम्प्लेक्स आंसर्स का क्वेश्चन पूछा था, उसमें आपने क्या सीखा था, बाइजेक्टिव होलोमॉर्फिक का मैप्स। बताओ, बोलो उसे। बाय होलोमॉर्फिक। बाई राइट, बाई एनालिटिक होते हैं, बाय होलोमॉर्फिक होते हैं, राइट। इसका मतलब इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, पंक्चर डिस्क से ही एग्जिस्ट करेगा, मतलब समझ गए ना। तो सबसे पहले इस बात को नोट कर लो कि डी आपकी ये पंक्चर डिस्क है, इधर से हमें एक मैप मिलेगा जी, ठीक है, जो इसका इनवर्स होगा, ठीक है, पंक्चर डिस्क से। अब रही बात इसकी, पूछा क्या गया है, देखें। सो ये महत्वपूर्ण है, ये आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज इससे पहले जब मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा था, आपने देखा होगा, अगर आप वीडियो देखेंगे प्लेलिस्ट में, उसमें मैंने ऐसे नहीं कराया है। एग्जाम में ये जल्दी क्विक करेगा आपको सॉल्व। ठीक है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, लिमिट जेड टेंड्स टू एफ जेड डज नॉट एग्जिस्ट। सबसे पहली बात ये देखें कि आपका जो फंक्शन है वो यूनिट डिस्क से कहा, उसकी इमेज क्या है, ठीक है, उसकी इमेज भी पंक्चर यूनिट डिस्क के अंदर ही कंटेन है। तो जीरो के किसी भी नेबरहुड में वो बाउंडेड है। रीमांस रिमूवेबल सिंगुलरिटी थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई भी पॉइंट हो आपके पास, उसके किसी नेबरहुड में अगर बाउंडेड हो, राइट, आपका फंक्शन, तो वो सिंगुलरिटी रिमूव की जा सकती है। इसका मतलब यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट की जा सकती करेगी, और उसी लिमिट को डिफाइन कर देंगे हम उस पॉइंट पर, तो फंक्शन रीडिफाइन हो जाएगा और एनालिटिक होगा। इट मींस दिस लिमिट एग्जिस्ट एंड द फंक्शन कैन बी
एनालिटिकली एक्सटेंडेड टू होल यूनिट डिस्क सी, सॉरी होल यूनिट डिस्क डी। समझ में आया ना सभी को? तो ये हमें पता चल गया है यहां से। ओके, राइट। तो अब ये पहला वाला गलत है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि लिमिट होगी क्या। अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो देखो बाहर तो नहीं हो सकती, क्योंकि वही लिमिट डिफाइन कर देने से आपका फंक्शन क्या बन जाएगा, एनालिटिक बन जाएगा पूरे यूनिट डिस्क में। तो वो इस यूनिट डिस्क के अंदर ही होगी इतने में। क्योंकि बाहर क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कनेक्टेड की इमेज हमेशा कनेक्टेड होती है, तो बाहर हो जाएगा तो ये और ये तो डिस्कनेक्टेड हो जाएगी इमेज, है ना? तो मतलब दूसरा वाला तो पक्का सही है। अब एग्जैक्ट क्या होगी वो हमें पता करना है। एग्जैक्ट यानी कि क्या जीरो ही होगी? तो देखो जीरो ही होनी चाहिए। मान लो एक पल के लिए कि ए पॉइंट है, ठीक है, जीरो की लिमिट ये पॉइंट है। अब आपका फंक्शन क्या बन गया है, डी पर डिफाइन हो जाएगा, पूरे पूरे डिस्क पर डिफाइन हो जाएगा और एनालिटिक होगा, ठीक है। अब ये वन वन हो, सॉरी, अब ये मतलब बाई होलोमॉर्फिज्म में हो जरूरी नहीं है डी की, ओके। अगर जीरो से जीरो में हो जाता तब तो हो जाता। अभी हो सकता है चलो ये एल हो, इसको नाम दे दो यहाँ पे एल, ठीक है। मान लो कि थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं इसको, एक्सिस की जरूरत नहीं है हमें। सो ये हमारी डिस्क है और ये है, और यूनिट डिस्क के अंदर कोई जीरो के अलावा पॉइंट है, ठीक है। जीरो के अलावा पॉइंट है, उसका नाम एल रख दीजिए, ये पॉइंट है, ठीक। तो जी क्या है हमारा, इधर की ओर फंक्शन होगा, समझ गए, जी इज अ फंक्शन। सो जी ऑपरेशन एफ जेड इक्वल टू क्या होगा, जेड। समझ गए ना? राइट। अब देखो लिमिट, सर हाँ ये रिपीट कर दीजिए एक बार। क्या रिपीट करो? लास्ट में जो आप बोल रहे थे सर, ये मैंने फंक्शन बोला जो है जी ये ऑफ तो मैं, एफ। हाँ हाँ, इसका इनवर्स होगा एप का। एप का इनवर्स जी नेम दे दिया है मैंने, क्योंकि बाइजेक्टिव होलोमॉर्फिक है ना, तो उसका इनवर्स तो होगा ही होगा। बाइजेक्टिव होने से इनवर्स होगा, और इनवर्स भी एनालिटिक होता है। बस जी इज द इनवर्स ऑफ एप। तो जी को अप्लाई करेंगे तो फिर आइडेंटिटी मैप आएगा ना आपके पास। ओके, तो अब देखो लिमिट जेड टेंस टू जीरो, जी ऑपरेशन एफ जेड, ये किसके इक्वल हो जाएगा बताओ श्री सिंधु, बोलो क्या हो जाएगा, जीएल हो जाएगा। बिकॉज जेड टेंस टू जीरो पे हमने मान लिया लिमिट, हमने ये वाली लिमिट मान ली एल, ठीक है। तो अंदर वाली लिमिट एल है, तो ये जी लो, क्योंकि जी यहाँ पे कंटिन्यूअस है, ओके। तो लिमिट एल, ये पढ़ा होगा ना अपने कंपोजिशन की लिमिट वगैरह। वी आर यूजिंग द कंटिन्यूटी एट एल, ओके, नॉट जीरो। प्लीज कीप दैट इन माइंड ऑफ जी। जीरो पे वैसे जी का क्या होगा अभी कुछ नहीं बोल रहा मैं। सो देखो इधर वाली चीज आ क्या रही है, जी ऑपरेशन एफ इज दिस इज जेड, जेड टेंस टू जीरो, जीएल। तो जीएल इक्वल टू जीरो, सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, राइट? यस और नो? Yes. बिकॉज जी इज डिफाइंड द पंक्चर डिस्क से, पंक्चर डिस्क में मैप है जी। तो किसी भी पंक्चर डिस्क के पॉइंट को पंक्चर डिस्क के पॉइंट पर ही मैप करेगा, जीरो पर मैप नहीं करेगा। इसका मतलब आप जो मान रहे हैं वो गलत है। आप मान रहे हैं कि जीरो एल हो जाएगी, नहीं होगा एल। जीरो की जो जीरो होनी चाहिए ना, वो लिमिट जीरो ही होनी चाहिए, तब बात बनेगी, समझ गए? तो इसका मतलब फिर आप उसको डिफाइन कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी बताओ। जैसे आपने जीरो को जीरो डिफाइन कर दिया, दिस मैप विल बी अ आउटोमॉर्फिज्म ऑफ यूनिट डिस्क। और आउटोमॉर्फिज्म ऑफ यूनिट डिस्क कैसी होती है, इसको हटा दूं ना मैं यहां पर से, चलो यहीं पर लिख देता हूँ क्योंकि नीचे वाले को सॉल्व नहीं करेंगे अभी। सो कैसी होती है बताओ, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। कितने लोगों को पता है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ डी क्या होती है, हाथ खड़ा करो। नहीं पता है तो कैसे काम चलेगा बताओ, ऐसे फिर कैसे क्विक होंगी? तो ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन के थ्रू ये सब आप सीखते चले जाएंगे। पता होना चाहिए आपको ये, जल्दी से हाथ खड़ा करो जिन्हें पता है। शाबाश, राइट, ऐसे पता होना चाहिए एक एक चीज, क्योंकि वहां पे इसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आउटोमॉर्फस, ओके। और जिन्हें नहीं पता है, क्यों नहीं पता है, होना चाहिए, मैं आपको दिला रहा हूँ याद, देखो। सो शाश्वती, तुम ही जानो, यस सर। तो हाथ खड़ा क्यों नहीं कर रहे हैं आप? एक्चुअली मैं खा रही हूँ तो अच्छा, तो सही पकड़ी गई तुम, खा रही हो, खाओ खाओ। तो चलो
सो e टू द पावर आई थीटा जेड माइनस अल्फा ओवर जेड, बताना ठीक है सही है या नहीं है। अल्फा बार क्या होगा बताओ ऐसे। 1 माइनस यस अल्फा बार सर। जेड। ठीक है, तो और अल्फा बार किधर होगा, अल्फा कहाँ का पॉइंट है, थीटा क्या है वो सब बताओ। थीटा रियल नंबर है राइट। अल्फा डिस्क का अच्छा अल्फा क्या है, डी के अंदर का कोई भी पॉइंट है ना, यही है। ओके, तो अब आपको ये देख लेना है कि वो कौन सी आउटोमॉर्फिज्म है जो जीरो को जीरो पर मैप करती है। जीरो को जीरो पर मैप करने के लिए क्या होगा देखो, अगर जीरो को जीरो पर मैप करती है तो ये इस फॉर्म की होनी चाहिए, e टू द पावर आई थीटा जेड फॉर्म की, राइट। अल्फा जीरो होना चाहिए, नहीं तो देखो यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो ये एल क्या आ जाएगा, e टू द पावर आई थीटा इंटू अल्फा आएगा, तो अल्फा जीरो होना चाहिए। ओके, तो जीरो के जीरो पर मैप करने वाली इस तरीके की दिखती है, ठीक है। तो इसलिए चौथा वाला भी सही हो जाएगा और ये इस तरीके से जल्दी आपका क्वेश्चन एग्जाम में ही सॉल्व हो जाएगा। और रही बात इसकी कि ये एग्जाम में सॉल्व होना ही था, क्योंकि इससे पहले मैंने करवाया, जब ये एग्जाम में आया था उससे काफी पहले करवाया था, मे बी जब मैं कॉम्प्लेक्स साइंसेस का कोर्स पढ़ा रहा था लाइव। ओके, तो बच्चों ने किया था ये। श्री सिंधु तुम बता रहे थे मुझे राइट कि तुम तो इसको एकदम हाँ कर दिए, सर। हाँ सर, ये तो मैंने देख देखते ही कर लिया। देखते ही कर दिया। ओके, ये भी और ये सारे क्वेश्चन ऐसे देखते ही कर सकते हो आप। ये 80 वाला भी करवाया था, 80 79 भी करवाया था, डिट्टो ऐसे ही बिल्कुल कुछ अलग नहीं। सर ठीक 80 है, का तो आपने आईएसआई का सब्जेक्टिव में भी आया था, ये सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन हाँ एक आपने करवाया था। राइट। और ये वैसे भी इसमें जो ये एनबीएचएम क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 2022 भी है ना, उसमें भी तो यूज किया था इसको हाँ क्रैश कोर्स में। तुम तब पहले नए नए स्टूडेंट जुड़े थे, एनबीएचएम क्रैश कोर्स से आए थे ना तुम। हाँ सर, वैसे ही आया था। चलो ठीक है, सो अब करते हैं, जैसे हमने ये एक क्वेश्चन कर लिया ठीक है, अब हम इससे ढूंढेंगे देखो बच्चों कौन से वाले करने हैं। मैं आपको कुछ अच्छी अच्छी प्रॉब्लम से लेके करता हूँ, हाँ पहले उनमें कुछ आपको मैं सिखा देना चाहता हूँ ताकि वो यूजफुल हो। जैसे कि ये वाली प्रॉब्लम हो तो हो सकता है किसी ने इसको छोड़ दिया हो, लेकिन अगर आप सीख के गए हो तो एग्जाम में ये भी जल्दी हो सकती है। कैसे हो सकती है वो मैं आपको बताता हूँ, देखो ठीक है। सो ऐसा नहीं कि भाई पहले ऐसी कोशिश करूंगा जो प्रॉब्लम आपको बहुत कुछ सिखाए, ओके। और साथ ही देखो आपको होमवर्क भी दे रहा हूँ 2025 की प्लेलिस्ट, उसका लिंक मैं भेज दूंगा। उस प्लेलिस्ट में मैंने सारे पार्ट सी के क्वेश्चन अच्छी तरह से डिस्कस किए हैं, पार्ट बी के भी किए हैं, जो नहीं किए हैं उनको मैं कर दूंगा। ठीक है, उस प्लेलिस्ट को पूरा कंप्लीट कर देंगे ठीक है सारे बच्चे। और जिन्होंने पहले किए ना एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। सारी वीडियोज आ जाएंगी, अभी तक उसमें अवेलेबल नहीं होंगी, आज ही अवेलेबल करा दी जाएंगी ठीक है। सो उसको देख लेना एक बार, सब बहुत सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी और नीचे कमेंट कर देना डन, या जो भी है आपका तरीका करने का, या अपने थॉट्स व्यक्त कर देना, मुझे पता चल जाए कि आप लोग कर रहे हो ठीक है। ऐसे कर देंगे 2025 की प्लेलिस्ट स्पेशली, ओके। और प्लेलिस्ट के बारे में तो मैंने आपको बताया हुआ है। सो लेट V be a finite dimensional complex in a product space, and for a linear map T V to V, T star denote its adjoint। adjoint माने जानते हैं ना सारे बच्चे, which of the following statements is true, या नहीं जानते हैं क्या होता है बताओ adjoint। श्री सिंधु बोलो, what is adjoint। हाँ सर, वो एक ऑपरेटर सच दैट टी एक्स वाई इज एक्स कॉमा टी स्टार वाई, आई मीन इनर प्रोडक्ट। तो ऐसा ऑपरेटर, सर फाइनाइट डिमेंशनल होना चाहिए, अदरवाइज हाँ पता नहीं। लिखा हुआ है फाइनाइट डायमेंशनल है। तो ये टी स्टार मैट्रिक्स में, ये मैट्रिक्स का वही रिलेशन होता है जो कंजुगेट वगैरह, कंजुगेट ट्रांसपोज का होता है ठीक है। सो अब आते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो, इफ द ट्रेस ऑफ टी टी स्टार इज जीरो देन टी इज जीरो, ठीक है। ये आसान है क्योंकि ऐसा आपने पहले से ही किया हुआ होता है। देखो मैट्रिक्स से करो इसको, एग्जाम में अगर कर रहे हो तो, अगर टी टी स्टार टी और टी स्टार की मैट्रिक्स हैं, उसका ट्रेस जीरो होता है, तो आपके पास क्या आता है बताओ। टी टी स्टार का ट्रेस क्या होता है सबको पता होगा, बताओ क्या होता है, जल्दी बताओ। सम, ये तो पहले आया हुआ क्वेश्चन है ना नेट में। आई स्क्वायर। हाँ ठीक है, चलो एक की मान लो, अगर मैट्रिक्स टी आई जैसे आप डिनोट करते हो टी की,
तो टी ये होता है राइट, आई जे में हम ओवर ऑल आई जे मतलब सारी एंट्रीज का मॉड करो, इनका स्क्वायर करो 0। सो ये किया है या नहीं किया है आप लोग? नहीं तो बहुत आसान है, आप टी लेके देखो और टी स्टार लेके देखो, वहीं पर करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि डायगोनल एलिमेंट तो निकालने हैं आपको सभी के। ठीक है, बहुत कठिन काम नहीं है। तो इसका मतलब अगर टी की मैट्रिक्स टी आई जे है, ठीक है, टी आई जे इज जीरो फॉर ईच आई जे, इसका मतलब टी की मैट्रिक्स से जीरो आ गई, जीरो मैट्रिक्स केवल जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की होती है, इसलिए सही हो जाएगा। अब लेकिन ध्यान रहे, इसको मैंने वैसे भी करवाया है, ट्रेस ऑफ टी टी स्टार इज जीरो। ठीक है, ऑर्थो उसमें अगर ऑर्थोगोनल बेसिस है तो ट्रेस को आप कैसे लिखते हैं, ठीक है, तो टी क्यों जीरो हो जाएगा। सर हम्म, वैसे सर ये डायरेक्ट भी तो कर सकते। सर हाँ ये तो एक इनर प्रोडक्ट है ना, बिकॉज हाँ इनर प्रोडक्ट ऑफ ए कॉमा बी इज नथिंग बट ट्रेस ऑफ ए बी स्टार। तो इनर प्रोडक्ट हाँ जीरो हो गया तो सिंगल, वो तो ए जीरो हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, टी टी स्टार, ट्रेस ऑफ टी टी स्टार ये इनर प्रोडक्ट है, ये अच्छा मुझे अच्छा। ऐसे भी बोलना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता है जैसे दो मैट्रिक्स का जो वो होता है ना, सारी मैट्रिक्स का जो कलेक्शन होता है उसमें इनर प्रोडक्ट डिफाइन होता है। ए बी का इनर प्रोडक्ट होता है ट्रेस ऑफ ए बी स्टार, पता है आपको? हाँ तो अगर अब ए और ए का ट्रेस जीरो होगा तो फिर ए जीरो होना चाहिए, मतलब इनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऐसे भी आप कह सकते हैं, ठीक है, ये अगर आपको पता होना चाहिए। सो रही बात उसकी, अब अगले वाले को देखो, और इसका सॉल्यूशन मैंने वैसे भी करवा रखा है, ओके, इनर प्रोडक्ट के टर्म्स में। तो लेट v बिलोंग्स टू v बी सच दैट t स्टार टी बी इक्वल टू जीरो, देन टी बी इक्वल टू जीरो। इसका कहना है कि अगर कोई टी स्टार टी के नल स्पेस में होगा, ये भी आपने ऑलरेडी किया होता है, कहाँ किया होता है आपको पता है? जब आप प्रूफ कर रहे होते हैं रैंक ऑफ टी इक्वल टू रैंक ऑफ टी स्क्वायर। अगर आपने प्रूफ किया है, नहीं किया है तो फिर तो नहीं किया होगा, आप कर नहीं पाएंगे। फिर ये यही पूछ रहा है कि नल स्पेस में कोई वेक्टर होगा टी स्टार, ठीक है, तो वो टी के नल स्पेस में भी होगा, क्योंकि दोनों का नल स्पेस बराबर होता है। और करना भी बहुत ही आसान है, अगर आपने ना किया हो पहले देखो। तो इसमें आप क्या करेंगे, वी कंजुगेट ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करिए ऐसे, ठीक है, तो फिर भी जीरो रहेगा। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, टीवी का कंजुगेट ट्रांसपोज इंटू टीवी इक्वल टू जीरो। तो ये क्या आ जाएगा, यहां से नॉर्म ऑफ टीवी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब इसका मतलब टीवी इक्वल टू जीरो, ठीक है, तुरंत हो गया, बहुत कठिन काम नहीं है। ठीक है, अब मैं जो आगे आपको सिखाने वाला हूं ये बहुत इंटरेस्टिंग है, 3 और 4। पहला वाला बोल रहा है कि अगर टी इक्वल टू टी स्टार होगा और टी की पावर 2n का नल स्पेस में कोई वेक्टर होगा तो वो टी के नल स्पेस में भी होगा। दूसरा वाला बोल रहा है कि अगर टी स्टार टी इक्वल टू टी स्टार टी होगा, फिर वही कि टी की पावर एन इक्वल टू जीरो, मतलब टी की पावर एन में कोई क्या होगा, उसके नल स्पेस में, इसके नल स्पेस में वेक्टर वी है, तो वी जीरो होगा। इधर वाली डायरेक्शन बहुत आसान है, हालांकि ये भी ट्रू है। मजे की बात क्या है, अब उसको आप सीख लो आप। ठीक है, यहाँ पे आज मैं सिखा देता हूँ आपको। लेट टी बी अ डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर, कॉम्प्लेक्स ही होगा हाँ फील्ड, सब कुछ मतलब वो मान के चलना, डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर, देन आप ये बताओ मुझे, रैंक टी इक्वल टू रैंक टी स्क्वायर इक्वल टू, होगा ना? मानते हो इस बात को? नहीं मानते हो तो अभी मैं करवाता हूँ, ठीक है। सो देखो, नलिटी टी इक्वल टू नलिटी टी स्क्वायर इक्वल टू नलिटी टी क्यूब इक्वल टू डॉट डॉट डॉट। ठीक है, देखो मैं आपको मैट्रिक्स से समझा देता हूँ। अगर टी डायगोनलाइजेबल है तो टी की मैट्रिक्स से देखेगी ऐसी, ठीक है, टी इज सिमिलर टू अ मैट्रिक्स लाइक दिस, लैम्डा वन लैम्डा टू डॉट डॉट डॉट, फिर लैम्डा एन जीरो, ऐसे करके जीरो भी है तो अगर आइगन वैल्यू, नहीं है तो फिर एन लिख दिया ना मैंने। चलो इसमें जो भी जीरो होगा छोड़ो, मैं मतलब नॉन जीरो को एक्चुअली लैम्डा के, इसके बाद की अगर जीरो है तो ठीक है, समझाने के लिए काम हो जाएगा आई थिंक। सो चलो लैम्डा एन लिख दो, इस तरीके की होगी राइट, टी अगर डायगोनलाइजेबल होता है तो, मतलब टी की मैट्रिक्स ऐसी भी होगी राइट, विथ रेस्पेक्ट टू सम बेसिस। यस और नो? ओके, देन
हाँ, अब देखो, अब अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो जो भी जीरो एंट्री है वो तो ठीक है, ठीक है, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स के लिए उसकी रैंक कभी बदलती नहीं है। आप ये खुद ही समझिए, यहाँ पे मैं करके नहीं दिखाता हूँ। अगर आपके पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, उसका आप स्क्वायर करते जाओ, कोई भी पावर करते जाओ, क्या उसकी रैंक बदलती है? जितनी लीनियर इंडिपेंडेंट रोज है वही रहेंगे ना, क्योंकि जो भी नॉन, जैसे होता क्या है, अगर पावर के करें तो यहाँ इन पे के आ जाएगा, जो नॉन जीरो एंट्री है वो नॉन जीरो रहेंगी, जो जीरो एंट्री है वो जीरो रहेंगी, तो रैंक सेम रहेगी, ठीक है। और नलिटी भी सेम रहेगी, क्योंकि जो जीरो आइगन वैल्यू की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो भी सेम रहेगी। नलिटी से तो आपको सिर्फ ये देखना, क्योंकि कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स ऑलरेडी एक्लन फॉर्म में होती है, तो नलिटी के लिए जीरो रोज देखनी है, बस जीरो रोज भी सेम होंगी, ठीक है। तो ये चीज आप नोट कर लें, समझ में आई बात है? नलिटी टी रैंक टी बराबर होंगे कोई भी पावर की, रैंक टी इक्वल टू रैंक टी स्क्वायर रैंक टी क्यूब डॉट डॉट डॉट, डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर के लिए होता है, ठीक है। ओके, कोई क्वेश्चन? फिर मैं आगे उसमें लौटूं वापस। चलो देखो, अब इसमें अगर आप आते हो तो यहाँ पे सीधे देखो, ये वाले चीज को देखो आप, ये क्या बोल रहा है, टी इज नॉर्मल, राइट, टी इज नॉर्मल ना, एंड नॉर्मल ऑपरेटर्स आर डायगोनलाइजेबल, ये सबको पता होगा। और अगर ऐसा है तो भी टी नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि देखो तीसरा वाला अगर होल्ड करता है तो वो चौथे वाले को तो सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि टी इक्वल टू टी स्टार है, तो इसका मतलब टी टी स्टार इक्वल टू टी स्क्वायर इक्वल टू टी स्टार टी। तीसरा वाला सेटिस्फाई माने चौथा वाला ऑटोमेटिक सेटिस्फाई, अगर चौथा वाला सही कर रहे हो एग्जाम में तो तीसरे वाले को भी कम से कम सही करना, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो चलो चौथा लगा देते हैं, तो मतलब तीसरा वाला भी ट्रू हो जाएगा, फिर चौथा वाला ट्रू है तो ये नॉर्मल ऑपरेटर्स हमेशा डायगोनलाइजेबल होते हैं, तो उनकी रैंक्स हर पावर की रैंक बराबर होगी, हर पावर की नलिटी बराबर होगी, ठीक है। तो इसलिए नल स्पेस भी बराबर होंगे, ये आपको पता होगा कि कर्नेल ऑफ टी ग्रेटर देन कर्नेल ऑफ टी स्क्वायर, ये सब पता होगा ना, ये चेन कि टी स्क्वायर का कर्नेल, फिर उसके बाद हाँ। तो अब इस यहाँ पे क्योंकि डायमेंशन बराबर है, ये नलिटी टी इक्वल टू नलिटी टी स्क्वायर, ये सब बराबर है, तो इक्वलिटी इन पे भी आएगी, ठीक है। जैसे कोई दो वेक्टर स्पेस दिए हो आपको ऐसे, और बोला जाए कि डायमेंशन बी इक्वल टू डायमेंशन डब्ल्यू, तो फिर क्या होता है, तो फिर वी इक्वल टू डब्ल्यू होता है, इसलिए। तो इसका मतलब डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर के लिए ये हमेशा ट्रू होगा कि उनके नल स्पेस हमेशा बराबर होंगे हर पावर्स के, तो इसलिए इनके नल स्पेस भी बराबर होंगे और ये भी ट्रू हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको एग्जाम में जल्दी कर लेंगे, ठीक है, अगर ऐसे सोचेंगे तो। और भी तरीकों से किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, और तरीकों से किया जा सकता है, तो एक चीज आप यहाँ पे सीख लो, ये काम आ सकती है आपके, जो मैंने आपको ये बताई, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस में। ओके, सर हेलो। हाँ, यस सर, ऐसे कर सकते हैं ना सर, सेल्फ नहीं, एडजॉइंट और नॉर्मल ऑपरेटर डायगोनाइजेबल होते हैं, और सर यहाँ पे और नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स तो डायगोनाइजेबल होती नहीं है, तो उसको जीरो ही होना पड़ेगा। नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनाइजेबल। दोनों निलपोटेंट ऑपरेटर वो जो कंडीशन दी है 3 और 4 में, तो उसको सर जीरो ही होना पड़ेगा, क्योंकि डायगोनाइजेबल है सेल्फ एडजॉइंट और नॉर्मल। तो आप ये करें सर कि ये हमने मैट्रिक्स भी ऐसे एक, पेपर पर में। आप, हाँ ऐसे किया है तो यह गलती से सही हो गया है आप लोगों का पेपर में, क्योंकि ये मैं, ये कंडीशन आपने गलत पढ़ ली है, ये कंडीशन ये नहीं कह रही कि ये निलपोटेंट होगी मैट्रिक्स, कहीं पे भी नहीं लिखा है निलपोटेंट हो। सिर्फ एक वेक्टर पर वेनिस होना डज नॉट मीन कि होल स्पेस पर वेनिस हो रहा है। उसने बोला ना कि दे लेट वी बी सच दैट कि उस पर वेनिस हो रहा है, मतलब उसकी इमेज जीरो दे रहा है, टी टू द पावर 2n, इट डजंट मीन कि टी टू द पावर 2n हो, बिग वी, मतलब पूरे सभी वेक्टर के लिए जीरो यस हो रहा है। सर, ठीक 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 है, 4 हाँ ऑल देखो, होना चाहिए सर, ठीक। हाँ देखो, आ, देखो बच्चों, कई बार ऐसा हो सकता है, जैसे तुम लोगों ने बोला एग्जाम में भी तुमने ऐसे किया था, और घर में भी ऐसा होता है, तुमने कर लिया ऐसे, तुम आगे चले गए, तुम्हें तुम्हें पूरी संतुष्टि होगी कि हमने कर लिया, हमसे हो गया, लेकिन फिर जब रियल टाइम आ गया फिर आपको पता चलता है कि वहां पे अच्छा हम ऐसे आ गए थे। तो ऐसा बहुत सारी जगह हो सकता है, एग्जाम में ऐसा बहुत होता है, नेट या बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है जहां हम गलत सोच के चीजों को सही कर सकते हैं, ठीक है। बट दैट शुड अब वो थोड़ा सा आपको वो होना चाहिए, जैसे आप गलती करते हैं तो आपको लगता है ना अरे यार गलती होगी, लेकिन ऐसे में क्या होता है,
जब गलती से सही हो गया तो अरे मजा आ गया, सही हो गया ये। ऐसे ना, तो होना तो सो होता है कि नहीं। चलो चलो, सो लेट्स गो टू अनदर वन, दिस वन। अब एक आप करो, ठीक है। अब थोड़ा सा क्विकली करते हैं, ठीक है। दो मैंने आपको बता दिए, अब जल्दी जल्दी से सॉल्व करते हैं। मतलब मैं एक से नंबर लगाता हूँ, उससे पहले थोड़ा सा आप लोग को एक क्वेश्चन में दे देता हूँ सोचने के लिए। आप लोग क्या उसे कर पाते हैं, देखता हूँ, ठीक है। तो कौन से एरिया से दूं, बोलो। लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा से कुछ कठिन वाला पूछूं? अब कठिन वाला क्वेश्चन देना पड़ेगा। अब लीनियर अलजेब्रा बोला ही है तो ठीक है, अच्छा है। सो नंबर ऑफ, कठिन दूं या आसान? सोच लो बच्चों। टफ। टफ। सर देखिए, तो आप अपने मन वाले ही हैं, पूछते क्यों है हम लोगों से? ऐसा नहीं है, आप लोगों के मन कह ही देता हूँ। नंबर ऑफ कंजुगेसी क्लासेस ऑफ, अब ये मत बोलना ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का है, लीनियर अलजेब्रा का ही है, ठीक है। चलो इसके सिमिलर मैट्रिक्स से निकाल दो, कितनी मैट्रिक्स इसके सिमिलर है, ये काफी होगा आई थिंक आपके लिए। ये सही है। ये जॉर्डन ब्लॉक लिखो आप, एन ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक है, ठीक है। जी, मतलब जानते हो इसका, एन ऑर्डर का जॉर्डन ब्लॉक। तो इससे कॉम्प्यूट करने वाली मैट्रिक्स की फॉर्म, मान लो ये स्पेस है, ठीक है। ए बिलोंग्स टू एम एन एफ सच दैट ए जे, उसको जे लिख देता हूं मैं सुविधा के लिए, जे। आप इसकी डायमेंशन निकाल दीजिए, चलिए डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू, ये काफी होगा। तो इसके लिए आप लोगों को 5 मिनट दिए जाते हैं, 5 मिनट में आप इसकी डायमेंशन निकाल दीजिए। इतने सारे लोगों का आंसर आ गया। अभिलिप्सा,
क्या है आंसर? n-1 n-1। इतना आसान तो नहीं है आंसर। और सागरिका तुम्हारा आंसर क्या है? n एन। ये जॉर्डन ब्लॉक है, हाँ ध्यान रखना। सो निधि तुम्हारा आंसर क्या है? सर n एन। और किसका आंसर है? अक्की शर्मा। बताओ आपका आंसर क्या है? सर अभी ट्राई कर रहा हूँ। ओके। और तुमने हाथ खड़ा किया इसलिए पूछा मैंने। करण तुम्हारा आंसर? सर एन ही आ रहा है। अच्छा, जॉर्डन ब्लॉक से कम्यूट करने वाली मैट्रिक्स। श्री सेंटू, तुम कर लिए हो? सर एन ही तो आ रहा है सर। क्या? सर एन ही तो आ रहा है। नहीं तो आया है। तुम्हें संदेह है, देखो तुम्हारी बाणी कह तुम्हारा साथ नहीं दे रही है, कह रही है नहीं। नहीं नहीं लग रहा। अब आ रहा है तो फिर मैं मान लेता हूँ, तुम ही बताओ क्या आ रहा है। नहीं आ रहा है। हाँ सर। नो। देखो बच्चों, आपको तो ये वैसे ही मतलब थोड़ा इतना दिमाग तो लगाना चाहिए कि एन नहीं आएगा। आ भी सकते हैं हम, ऐसा नहीं है। सर क्यों नहीं अच्छा, आएगा? क्यों नहीं आएगा? तुमसे पूछूंगा मैं, अभी तुम्हारी बारी एन नहीं आई है। तो मैंने ऐसा कहा है नहीं आएगा। नहीं भी आ सकता है, ये तो कहा है। क्या पता आ जाए। अच्छा ठीक है, और सागरिका तुम्हारा कितना आया? सर ये नहीं तो बोला था मैंने। n-1 बोला था ना किसी ने। वो भी लिखा था वो। अच्छा चलो ठीक है, फिर तुम लोग का आंसर। सो जितने लोगों ने निकाला, अब जो नहीं निकाल पाए वो कोशिश करेंगे, ठीक है। आज का क्वेश्चन है। सो आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं, इसमें से हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, 18 क्वेश्चन कोई पिक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन हमें कौन से करने चाहिए एग्जाम में, कौन से नहीं करने चाहिए वो। ठीक। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग करना है। आप जैसे किसी ने लीनियर और रियली किए तो उसको तो सभी ट्राई करने पड़ेंगे फिर, और चीज किया नहीं है तो, है ना। सो देखो, कुछ अप्लाइड के क्वेश्चंस पहले मे बी। ठीक है, पहले ये करते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं, रियल से। चलो 18 क्वेश्चन चुनते हैं। ओके। सो पहला वाला कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आसान है। देखो, कंसीडर द सीक्वेंसेस एस एन एंड टी एन डिफाइंड बाय दिस। ये क्या दिया गया है आपको? एस एन। ठीक है, आपसे लिमिट नहीं पूछी है। नीचे देखो ऑप्शन भी देख लेने चाहिए कि लिमिट सुप्रीमम इससे छोटा होगा, लिमिट इन्फिमम क्या होगा, ई से बड़ा छोटा, ये सब पूछा है, राइट। पहला वाला क्या पूछा है? ये है पहली सीरीज। ठीक। 1 + 1/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर प्लस 1/3 फैक्टोरियल का स्क्वायर डॉट 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 1/k फैक्टोरियल का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप क्लियरली देख सकते हैं। 1 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ई आ रहा है इसलिए मैं लिख रहा हूं नीचे, ओके, के फैक्टोरियल। और इसका मतलब लेस देन एन इक्वल टू क्या आ रहा है? ये हर किसी एन के लिए ये आएगा आपके पास ई, क्योंकि इधर वाली सीरीज का सुप्रीमम ई होता है। ओके, समझ गए? तो यहां से लिमिट सुप अगर ये पूछा है तो नहीं पूछा है तो फिर देखेंगे, लिमिट सुप एस एन ई से बड़ा तो नहीं हो सकता। और दूसरी वाली जो सीरीज हमें टी एन दी है वो क्या है? देखो थोड़ा सा अगर उसको, वो बाइनोमियल एक्सपेंशन है किसका? 1 - n⁻k का, राइट। इसी का बाइनोमियल एक्सपेंशन है ना। सॉरी, 1 - n⁻n का। सबको दिख रहा है? तो बस ये दिया है। अब इसकी लिमिट सबको पता होगी। इसकी लिमिट क्या होती है बताओ? 1/e। हाँ, तो इसका लिमिट सुप्रीमम लिमिट इन्फिमम की बात ही नहीं है, तो ये तो ई आ जाएगा, वो सॉरी 1/e आ जाएगा दोनों। लिमिट सुप्रीमम लिमिट इन्फिमम टी एन का, राइट।
तो ये दूसरा वाला ऑप्शन अगर देखें तो ये सही हो गया, क्योंकि 1/e इज लेस देन ई ऑब्वियसली, राइट। और फिर लिमिट इनफिनिमम टीएन भी कुछ पूछा है, लेकिन ये देखो, लेकिन ये गलत है, क्योंकि लिमिट इनफिनिमम टीएन ग्रेटर देन इक्वल टू ई पूछा है, इसका मतलब ये गलत है। अब लिमिट सुप्रीमम टीएन इज लेस देन इक्वल टू लिमिट सुप ऑफ एसएन, ठीक है। लिमिट 1/e, तो इसका लिमिट सुप क्या आएगा एसएन का, ये देखो एक से तो बड़ा आएगा कम से कम, ऐसे सोचो, है ना, क्योंकि है तो वो भी बाउंडेड सीक्वेंस ही, एक से बड़ा आएगा क्योंकि एसएन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एवरी टाइम, ये और नो। तो इसका मतलब ये भी हमारा सही है। अब बसते हैं इसमें, ये क्या बोला है, लिमिट इनफिनिमम ऑफ एसएन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई स्क्वायर, नहीं, क्योंकि लिमिट सुप्रीमम ही क्या हो सकता है, ई से छोटा या बड़ा होगा, तो ई स्क्वायर कैसे बड़ा कैसे हो जाएगा, तो ये गलत। तो ये आसान सा क्वेश्चन था 4.75 का, ऐसे क्वेश्चन हमें कर ही लेने चाहिए, ठीक है, तुरंत देखने से पता चल गया, इसमें बहुत भारी कुछ नहीं है, देखा आपने। और ये जो अगला वाला क्वेश्चन है इसमें भी, ठीक है, ये आप जानते होंगे इसकी लिमिट कैसे कैलकुलेट करनी है, ठीक है, सारे लोग जानते हैं ना, मुझे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जैसे इस तरीके के क्वेश्चन आए, जैसे इसको उठा लेते हैं, ठीक है, अभी हम 18 पिक करेंगे, तो देखते देखते क्विकली, जब हमें लगता है कि क्विकली हो जाएगा, सो 65 लेते हैं, और ये सारे सॉल्यूशन करके रखे हुए हैं, ठीक है, जो स्किप होंगे उसकी प्लेलिस्ट में आपको दूंगा, वो भी देखना चाहते हैं तो वो भी देख लेना। सो 65 इसको कैसे करेंगे, जैसे इस तरीके का क्वेश्चन आए तो एग्जाम में इनको क्विकली सॉल्व कर लेना चाहिए। देखो कैसे, फॉर ईच n greater than equal to 1 fn r2r with the function defined by this, ये आपको डिफाइन करके दिया गया है। अब आप सोचते कैसे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, आप लॉन्ग अप्रोच से कर रहे हैं या क्विकली कर रहे हैं। ये which of the following statements are true, ठीक है, fn converts uniformly to 0 on r। पहली बात, ये कन्वर्ट कहां करती है वो देखो, ऊपर वाला फंक्शन इज ऑलवेज बाउंडेड, क्विकली देखो लिमिट भी निकालनी हो तो ना, एंड n टेंड्स टू इंफिनिटी पे ये जाएगा 0, है ना, ऊपर वाला हमेशा बाउंडेड है ना, नो मैटर व्हाट एक्स इज, चाहे 0 हो चाहे नॉन 0 हो, कुछ भी हो, राइट, इसलिए लिमिट हमेशा 0 आएगी। और दूसरा, इसको ऐसे भी सोचो आप, ये चलो ठीक है, उसकी जरूरत पड़ती है तब देखते हैं। सो ओके, आई मीन आई थिंक वी शुड डू इट यहाँ पे, क्योंकि पता चल ही रहा है, ये देखो, राइट, एंड दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1/n, है ना, बिकॉज e टू द पावर n स्क्वायर x स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नो मैटर व्हाट x इज, यस और नो। तो ये देखो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखो यहां से ही पता चल जाता है। सो अब आप, ये चीज जाती है 0 पे, इसका मतलब हुआ एफ एन एक्स कन्वर्ट्स टू 0 यूनिफॉर्मली, ओके, क्योंकि x की कोई जरूरत नहीं है, x से इंडिपेंडेंट हो गए, क्योंकि सुप ऑफ दिस, अगर आप सुप भी लेते हैं यहां तो लेस देन इक्वल टू 1/n आएगा, ओके। तो इट मींस दिस कन्वर्ट्स यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है एफएन का, लेकिन अब एफएन डैश के बारे में पूछा है तो जल्दी से एफएन डैश कैलकुलेट करेंगे। तो एफएन डैश क्या आ रहा है आपके पास, देखो एफएन डैश यहाँ पे कर लेते हैं, ओके, एफएन डैश दिस कम्स आउट टू बी 2n x माइनस का e टू दी पावर माइनस n स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आ रहा है हमारे पास ना। अगर इसमें हम देखें इसकी लिमिट क्या आ रही है, अगर इसकी लिमिट देखना चाहें तो इसकी लिमिट भी 0 ही आ रही है, राइट, या 0 नहीं आ रही है, मतलब ये कहां कन्वर्ट कर रहा है, देखो ये आ जाएगा हमारे पास, इधर नीचे ये आ जाएगा। आप इस तरीके की लिमिट आपने निकाल के देखी होंगी n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, पॉलिनोमियल है ऊपर n का, x को कांस्टेंट देखो, इस ऐसे मामले में नीचे e टू द पावर n स्क्वायर है, तो एल हॉस्पिटल रूल वगैरह लगा के ये 0 आएगा, ओके, ठीक है ना। तो लिमिट 0 आ रही है, इसका मतलब ये पॉइंट वाइज 0 पे कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, हर किसी x के लिए 0 पॉइंट वाइज 0 पे जा रहा है। तो क्या ये कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है, यहाँ पे आता है क्विक करने का तरीका, नहीं, कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म होता तो देखो यहाँ पे से, देखो आप अगर आप 1/n पुट करोगे तो ये कांस्टेंट हो रहा है, 1/n पुट करो यहाँ पे
तो क्या आ रहा है, एफ एन डैश 1/n इक्वल टू -2 ओवर ई आ रहा है, राइट। लेकिन अगर कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म होता तो इस बात को ध्यान में रखें, जैसे आपके पास डी कोई भी डोमेन है और कोई लिमिट पॉइंट है इसका एक्स एन कन्वर्ट्स टू ए, तो ये जो अगर कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म होता है ना, तो एफ एन एक्स एन कन्वर्ट करती है एफ ए पर, ठीक है। तो हमने 1/n कहाँ कन्वर्ट कर रही थी, 0 पर, तो एफ एन एफ एन डैश है वहां, एफ एन डैश 1/n 0 f0 पर कन्वर्ट करनी चाहिए, जो कि 0 था, लेकिन ये -2/e पे गई, तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म नहीं है। लेकिन कहाँ पर नहीं है, 0, मतलब 0 इज द प्रॉब्लमेटिक पॉइंट, आई मीन टू से 0 हटाओगे तो जैसे आपने ऐसे कर दिया, ये 0 है यहाँ पे, इस इंटरवल में लिया, इसमें हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे 0 के पास लिया तो ऐसे नहीं होगा, फिर चाहे ओपन 0 ही हो, हाँ, ऐसा नहीं कि 0 को हटाने से बात बन जाएगी, ये ध्यान रखना, क्योंकि 1/n 0 पे कन्वर्ट कर रही है, इसको मतलब अब लिखा क्या है, देखो, एफ एन डैश कन्वर्ट्स टू यूनिफॉर्मली 0 ऑन द इंटरवल -m, m फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर है, गलत, क्योंकि 0 जिसके भी अंदर आएगा नहीं करेगी, रीजन सेम, क्योंकि आपने 1/n लिए तो 1/n की जगह n को कहीं आगे से स्टार्ट कर लेना, क्योंकि हो सकता है हर इंटरवल में तो 1/n नहीं आएगा ना, 1, 1/2, 1/3, बट एक स्टेज के बाद तो सारे पॉइंट आएंगे, तो ये गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि कभी भी कन्वर्ज नहीं करेगी किसी भी इंटरवल में यूनिफॉर्मली। तो एफ एन कन्वर्ट यूनिफॉर्मली टू 0, ये सही लिखा है, ठीक है ना, ये अभी मैंने बार बार बोल दिया, रिपीट नहीं कर रहा हूं। तीसरा वाला ये गलत लिखा है, डज नॉट कन्वर्ट पॉइंट वाइज बोल रहा है एफ एन डैश। और चौथा वाला पॉइंट वाइज करता है एफ एन बट नॉट यूनिफॉर्मली ऑन आर, ये भी गलत। देखो कितना आसान है ये क्वेश्चन, आप देखोगे ना हर किसी सब्जेक्ट में बहुत आसान आसान क्वेश्चन पार्ट वी के जैसे क्वेश्चन होंगे, तो आसान वाले क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर लेना, अब आपको पकड़ना होगा कौन सा आसान है कौन सा नहीं है, ठीक है ना, एकदम क्विक। अब देखो इसको लॉन्ग भी बनाया जा सकता है, तो आप किसी और तरीके से करो तो आप ना समझ पाओ तो आपके लिए फिर लॉन्ग हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि आसान है फिर आपके लिए कठिन हो जाएगा। ओके, ये सारी चीजें जो बीच बीच में सिखा रहा हूँ ना, इनको सीखते हुए चलो, ठीक है, कि ऐसा होगा, ये अगले क्वेश्चन से में काम आएंगे आपके आगे आगे जब आप एग्जाम में जाओगे। तो हमने 2 कर लिए उसके बाद, ठीक है, हमें 18 करने थे, राइट। अब हम इसको उठाते हैं, जैसे अगर ये पढ़ा हो तो ही जल्दी कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ओके, इसको भी कर सकते हो जल्दी, बट मैं मानता हूं कि मोस्ट ऑफ यू आपने नहीं पढ़ा होगा। सो ये वाला क्वेश्चन है, जैसे इसको हम तीसरा क्वेश्चन मानते हैं, जिसको हम आसान से कर लेंगे। जैसे ये देखा हमने, लेट वी बी द आर वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनॉमियल्स विद रियल कोएफिशिएंट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ वी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। इसमें से कौन कौन से लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब ये रख के देखना होगा, हमें ये सॉल्व करना होगा तो ही पता चलेगा। देखो इसमें एक चीज मैं आपको सिखा देता हूँ जो सिखाने वाली है, 2 ऑप्शन में, फिर आप तीसरे ऑप्शन चौथे ऑप्शन को देख लेना। जैसे मैंने एफ डैश एक्स किया, एफ डैश एक्स किया तो ये 2x प्लस 1 आया मेरे पास, एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फिर उसमें x माइनस 1 पुट करना है हर जगह। सो यहाँ पे कुछ स्मार्टनेस काम आ सकती है कहीं पे, तो वो मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। सही से करके ये देखो, ये ऐसा बनेगा, गलतियां नहीं होनी चाहिए। हाँ, और अगला वाला 1 आता है। अब देखो इसमें एक चीज देखो, आप जब इसको आप सॉल्व कर रहे हो ना, ज्यादा आपको सॉल्व ही नहीं करना है इसको। क्यों नहीं करना है, अब इसमें यहाँ पे देखो, इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, ये 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है, ये वाली सॉरी 1 डिग्री की पॉलिनोमियल है, और ये वाली भी 1 डिग्री की ही होगी, तो सॉल्व करना पड़ेगा। अभी बताऊंगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसको, क्योंकि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वो मैं बोल देता हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अगर मान लो ये 2 डिग्री की पॉलिनोमियल होती और ये 1 डिग्री, मतलब जिसमें 1 डिग्री की पॉलिनोमियल हो जाती, यहाँ पे एक एक्स आ रहा है, यहाँ पे -2x आ रहा है, यहाँ पे भी -x, यानी कि इसमें x रहता, तो इसका मतलब इसमें x रहेगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल होगी। यहाँ पे 2 डिग्री की, यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल, यहाँ पे कांस्टेंट, डिफरेंट डिग्रीज होगी इन सबकी पेयर वाइज, तो फिर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑटोमेटिक होगा। बस मैं ये बोलना चाह रहा था आपको, कई बार ऐसा काम में ला सकते हैं, सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं। यहाँ पे ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें ये लीनियर पॉलिनोमियल आ रही है, हमें दिख रहा है, ठीक है। तो क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। अब इसमें देखें कि एक्स के कितने हैं, यहाँ पे एक एक्स है, यहाँ पे क्या एक्स आएगा, -2x आएगा, तो वो प्लस का 2x हो जाएगा। देखो एक्स
प्लस का 2x माइनस का x, ठीक है। तो ये ओवरऑल 2x आएगा, और फिर कांस्टेंट टर्म में क्या क्या आ रहा है, 1, इसमें सावधानी रखना, हाँ, -1 +1 -1, तो कैंसिल, तो 2x आया, ठीक है। तो ये आपका पहला सेट बन रहा है। कैलकुलेशंस वेरीफाई कर लीजिए आप। अब ये साफ लीनियरली डिपेंडेंट दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम करेंगे तो ये वाला आ रहा है, राइट। देख पा रहे हैं ना आप, इन दोनों का सम करके ये वाला आ रहा है, तो इसलिए पहला वाला लीनियरली डिपेंडेंट है। अब इसी तरीके से यही चीज इसमें देखनी है, इसमें एक मेन चीज मैं आपको सिखा देता हूं, वो है जैसे ये है तीसरा वाला, ये इसको सीधे लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया जाए, क्योंकि ये 1 है, एफ डैश डिग्री की एक कम हो जाएगी, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल होगी, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो ये अलग अलग डिग्री की पॉलिनोमियल आ गई, ठीक है, पेयर वाइज अलग अलग डिग्री होगी सबकी, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, ठीक है, ऐसे करके। अब जैसे ये है एफ एक्स, इसमें x² + x + 1, ये चेक करना पड़ेगा, 3 डिग्री आएंगी, तीनों की डिग्री 2 आएगी, मे बी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकती है, ओके, वो आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कर लेंगे ना। बस यही मेन चीज थी मैं जो आपको सिखाना चाहता था इसमें, कि कैसे कैलकुलेशन से बचेंगे कहीं पे, कैसे जल्दी से वो करेंगे, बस, ठीक है। ज्यादा का काम आप जानते हैं, ठीक है, उस पर मैं समय जाया नहीं करना चाहता आप दोनों का, हमारा और आपका। सो चलो, अब आते हैं ऐसे, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, इसमें थोड़ा सा काउंटिंग लगेगी, देर लग सकती है आपके एग्जाम में, ठीक है। अभी तक देखो आपको इनफ क्वेश्चन मिल जाएंगे, 20 क्वेश्चन आपको हमेशा मिल जाएंगे। आप उसके बाद आप पहले ऐसे ऐसे करते हुए चले जाना। हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 5 क्वेश्चन कर लिए हमने, राइट, 3 कर लिए। अब पहले हम ऐसे करते हैं, फिर उसके बाद शेष रहेगा तो फिर चुनना, फिर वापस लौटना, ठीक है। ऐसे मार्क फॉर रिव्यू कर दो, जिनको लगता है तो मैं बाद में कर सकता हूँ। और जैसे स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है कोई, तो उसको छोड़ दो, उसको मार्क फॉर रिव्यू मत करो, क्योंकि उसे बाद में आप देखना भी नहीं चाहोगे, है ना। इसलिए जैसे ये क्वेश्चन आया, मैं मार्क फॉर रिव्यू कर दूंगा। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन है, देखो इनको कैसे करना है, ए बी बी 2x2 रियल मैट्रिसेस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इनको साथ साथ ही करो। इफ ए इज इन्वर्टिबल देन ए बी एंड बी ए हैव सेम मिनिमल पॉलिनोमियल, अगर ए इन्वर्टिबल होता है तो ए बी और बी ए सिमिलर हो जाते हैं, इसलिए उनकी मिनिमल पॉलिनोमियल सेम होगी। अगर 0 एक आइगन वैल्यू है ए की, तो 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए बी, क्योंकि ए की डिटरमिनेंट 0 होगी तो ए बी की भी डिटरमिनेंट 0 हो जाएगी, क्योंकि ए बी की डिटरमिनेंट है इंटू डिटरमिनेंट बी इक्वल टू 0, तो इसका मतलब दोनों की आइगन वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, 0। सो इफ 0 इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड बी, 0 इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड बी, इसका मतलब है कि ए और बी निलपोटेंट होंगी, तो 0 इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ ए बी, तो क्या ए बी भी निलपोटेंट होगी? ऐसा जरूरी नहीं है। मेरे दिमाग में कैसे स्टार्ट किया है, ये ऐसे किया कि अगर मैं दो निलपोटेंट मैट्रिक्स ले लूं, एक स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लूं, एक स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लूं, दोनों का मल्टीप्लाई हो सकता है कि ना आ रहा हो निलपोटेंट, उसको करके देख देता हूं। देखो कैसे सोचा मैंने, ऐसे, वही तो है ना, ऐसे सोचना है मतलब आपको, ये करके देख लेते हैं क्या होता है। देखो 0 0 आएगा, क्योंकि पहली रो में, दूसरी रो में यहाँ पे ये, और ये पूरा 0 आ गए, राइट, एक तरफ 0 आ गई ना, दूसरी तरफ से देखो, लास्ट वाला टर्म 1 आएगा ना। हाँ लास्ट वाला टर्म 1 आएगा, तो ये नॉन निलपोटेंट आ गई, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये भी गलत है। चौथे वाले को सोचो, ए बी एंड बी की सेम मिनिमल पॉलिनोमियल होगी, तो दोनों में से एक इन्वर्टिबल होगा, ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल तो सेम हो सकती है ना, ए और बी कम्यूट करें, मान लो कि ए और बी कम्यूट करते हैं, तो ए बी और बी बराबर होंगे, तो मिनिमल पॉलिनोमियल सेम ही होगी, जरूरी है इन्वर्टिबल हो, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का कम्यूट नहीं करती। हो गया क्वेश्चन एग्जाम में, पार्ट बी से भी सरल है, समझे या नहीं समझे आप? ऐसे सोचना है मतलब आपको, ठीक है। क्या आपको मैं सिखा रहा हूँ क्रेश कोर्स में, आपको सोचना सिखा रहा हूँ कि ये जल्दी हो सकती हैं चीजें, आप मन में कैसे सोचेंगे, ठीक है। हो सकता है कि कोई 50 प्रकार के एग्जाम्पल ले और फिर उसको सॉल्व कर दे, उसे लगा हो तो गया, कुछ तो किया, ऐसा नहीं है, कम समय में, लेकिन सही भी करना है, ऐसा नहीं कि गलत करो और गलत सोचो, जो आप सोचो उसका पूरा कंफर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। और ये वाला जो आगे वाला है ना, ये पीछे पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है,
ये कॉम्यूटेटर पे क्वेश्चन आपका कई बार आता है। कॉम्यूटेटर के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्या है कॉम्यूटेटर। ठीक है, मैं बोल देता हूँ यहाँ पे कॉम्यूटेटर आ गया, तो कॉम्यूटेटर्स के बारे में सारी चीजें बोल दे रहा हूँ। ऐसे ही मैंने बोला था पूरे कोर्स में बोलूंगा आपके सामने, कि धीरे धीरे मैं बोलता चला जाऊंगा क्वेश्चन के साथ साथ। जो चीजें आपको याद करानी है, रिवीजन कराना है रिजल्ट्स का, उसको अलग से नहीं लेना है। अब मैं कम्यूटेटर्स के बारे में बोल देता हूँ, वो याद रखना आप। तो क्या है देखो, अभी तक हम कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? 2 4 कितने कर लिए? अच्छा, 2 2 4 6 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। 20 करने हैं पूरे। ऐसे यहाँ पे आ गए हम, कहाँ पे थे? ये है जैसे ना, कॉम्यूटेटर के बारे में एक चीज जानने हैं आप। कॉम्यूटेटर ऑफ एबी क्या होता है? जब भी कॉम्यूटेटर का क्वेश्चन आएगा, ये होता है कॉम्यूटेटर ऑफ एबी, ठीक है। कॉम्यूटेटर का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप पाएंगे कि ट्रेस के बारे में आ रहा है। सबसे पहले इस बात को ध्यान रखें कि ट्रेस ऑफ कॉम्यूटेटर हमेशा 0 होता है। क्या कॉम्यूटेटर कभी ऐसा मैट्रिक्स हो सकता है जैसे आइडेंटिटी हो सकती है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं? नहीं, आइडेंटिटी का ट्रेस n होता है, ठीक है। तो ये होगा देखो, ट्रेस ऑफ ए बी माइनस ट्रेस ऑफ बी ए इक्वल टू 0। और ये ध्यान रहे, ये मैट्रिक्स, ये W स्पेस है MNF का। सो इसमें अगर आप देखो, ट्रेस ए इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसके बराबर होता है, ध्यान रखना। ये कॉम्यूटेटर्स का स्पान होता है सारे, क्योंकि कॉम्यूटेटर्स का ट्रेस भी 0 होता है ना। ए और बी कहाँ बिलोंग कर रहे हैं? मतलब जितने भी कॉम्यूटेटर्स हैं सारे ले लिया आपने, तो उन सबका स्पान होता है, ठीक है। क्योंकि ये वाली डायरेक्शन तो क्लियर है कि कॉम्यूटेटर्स सबका ट्रेस 0 होता है, उनके स्पान का भी ट्रेस 0 होगा, राइट। लेकिन ये वाली डायरेक्शन क्लियर नहीं है, वो प्रूव करना होगा आपको। इसके लिए एक बेसिस लेके कि उस तरीके की मैट्रिक्स हमेशा एक कॉम्यूटेटर होती है, वो आसान है, ठीक है। वो मैंने करवाया हुआ है, अगर आप देखें तो कौन से एग्जाम में करवाया है, इससे पीछे के पीछे एग्जाम में जो आया हुआ है क्वेश्चन, वो तो उसके सॉल्यूशन में करवाया है मैंने। दिसंबर 2024 की प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ कॉम्यूटेटर से संबंधित क्वेश्चन है और उनमें मैंने इसका प्रूफ भी कराया, आप करना चाहते हैं तो, ठीक। चल, तो ये कम्यूटेटर के बारे में आप नोट कर लें, ये 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं कम्यूटेटर के बारे में, ओके। ये क्वेश्चन आपके मॉक्स में भी आएंगे, हाँ, कम्यूटेटर के बारे में। तो चल, अब आते हैं, लेट एस टी सी स्क्वायर टू सी स्क्वायर बी सी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना। इसको अगर आप करना चाहें तो देखो, ट्रांसफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब ये दो दो, अब 2x2 की मैट्रिक्स से लेना इनको, ठीक है, एस और टी को। 2x2 की मैट्रिक्स से है, तो आपसे पूछा कि कम्यूटेटर का स्क्वायर क्या होगा? स्केलर होगा ये आपके पास कम्यूटेटर मैट्रिक्स है, तो कम्यूटेटर मैट्रिक्स का स्क्वायर क्या होगा? स्केलर मैट्रिक्स होगी, ऐसा पूछा है आपसे, ठीक है। यानी कि उसकी सारी आइगन वैल्यू सेम होगी। तो देखो, अगर आपके पास कोई कम्यूटेटर है, मान लीजिए m, मान लीजिए कम्यूटेटर को, ठीक है। और क्या दिया है? कुछ इन्वर्टिबिलिटी वगैरह तो नहीं दी है। एक अगर आइगन वैल्यू लैम्डा है, तो दूसरी आइगन वैल्यू क्या होगी, आप बताओ? माइनस लैम्डा, राइट। अगर ये, क्योंकि ये 2x2 का है ना, एक आइगन वैल्यू अगर लैम्डा है तो दूसरी वैल्यू माइनस लैम्डा होनी चाहिए। अब रही बात, देखो, अगर लैम्डा 0 हुआ तो दूसरी भी 0 हो जाएगी, ये निलपोटेंट हो जाएगा, और इसका स्क्वायर फिर स्केलर मैट्रिक्स से हो ही जाएगा, राइट। अदरवाइज ये डायगोनलाइजेबल हो जाएगा, है ना। तो एम स्क्वायर फिर कैसे आएगा बताओ? इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगी? क्योंकि आप देखो, आपको सोचना कैसे है, आपको ये सोचना है, पहले तो मैंने निलपोटेंट के लिए वहीं कर दिया, फिर मैंने ये सोचा कि कहाँ से लाऊं जहां से कोई पॉलिनोमियल ये सेटिस्फाई करे। तो मेरे दिमाग में आया कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेटिस्फाई करेगा, वहां से देखो, यहाँ पे पॉलिनोमियल ही तो सेटिस्फाई कर रहा है ये m। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगी इसकी x माइनस लेमडा इंटू एक्स प्लस लेमडा, तो एक्स स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी कि एम स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर आई इक्वल टू 0, यानी कि एम स्क्वायर इज अ स्केलर मैट्रिक्स। आ गई ना स्केलर मैट्रिक्स। अब आप ये मत कहना कि आपके में लैम्डा स्क्वायर आ रहा है और वहां लैम्डा है। वो बोल रहा है कि स्केलर मैट्रिक्स होगी कम्यूटेटर। मैंने प्रूव कर दिया कि कम्यूटेटर का स्क्वायर स्केलर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। ठीक है ना, आप नहीं तो लैम्डा की जगह सी पुट कर लेना, फिर सी स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा रख देना, ठीक है। तो ये पहला हो गया, देखो।
अब देखो तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ, अब यहाँ पे देखना कुछ लोग गलती करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ एस टी माइनस टी एस का होल स्क्वायर इज दिस। जो व्यक्ति वहां पे दूसरे को सही कर रहा हो वो पहले को भी क्या करे, सही करे, क्योंकि दूसरा वाला भी यही बोल रहा है कि सारी आइगन वैल्यू सेम होंगी। नहीं एक्चुअली दूसरा वाला ये नहीं बोल रहा है, क्षमा चाहूंगा मैं। दूसरा वाला सिर्फ ये बोल रहा है सारी आइगन वैल्यू सेम होंगी, पहला वाला ये बोल रहा है कि स्केलर होगी। तो पहला वाला सही जो कर रहे हैं वो दूसरे वाले को भी सही करें, मैं ये कह रहा हूं। क्योंकि ऊपर देख लिया ना स्केलर होगी तो सारी आइगन वैल्यू सेम होंगी, पहला सही है तो दूसरा भी सही है। समझ में आई बात? ओके। अब देखो हैज ओनली वन आइगन वैल्यू, केवल एक ही आइगन वैल्यू हो तो फिर ये स्केलर हो जाएगा कॉम्यूटेटर, लैम्डा आई होगा। और आपको मैंने बताया ना कि एस टी माइनस टी एस आई तो हो ही नहीं सकता, तो फिर जीरो ही होगा ये। तो क्या कॉम्यूटेटर जीरो होगा जरूरी है हमेशा? नहीं, कॉम्यूटेटर नॉन जीरो भी होते हैं, समझे ना? मतलब निलपोटेंट होगा, बस इतना है कि निलपोटेंट होगा, राइट? नहीं तो आप निकाल के देख सकते हैं। क्या इसका मतलब हुआ कि एस टी माइनस टी एस लेमडा आई होगा? नहीं, एक आइगन वैल्यू होने पर दूसरी आइगन वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि लेमडा इक्वल टू माइनस लेमडा आ जाएगा और लेमडा जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब कॉम्यूटेटर की सारी आइगन वैल्यू जीरो है, तो कॉम्यूटेटर निलपोटेंट होगा। लेकिन कॉम्यूटेटर फिर ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा तभी होता है जब कॉम्यूटेटर जीरो हो। कॉम्यूटेटर जीरो होता है जब कॉम्यूट करते हैं, ठीक है? तो ये जरूरी नहीं है। समझ में आई बात? एग्जाम्पल लेके देख सकते हो इजीली, इसको ला सकते हो आप कॉम्यूटेटर। मैंने आपको बताया ना ऊपर वाले रिजल्ट से ही कि ये 0 1 0 ये भी एक कॉम्यूटेटर है। बताओ क्यों है एक कॉम्यूटेटर, जल्दी से। तो मतलब ए बी माइनस बी ए की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये पूछने क्या आप? हम्म, इट इज अ सर ये कॉम्यूटेटर। तो ट्रेस क्यों? का, ये सर ये तो ट्रेस का वो है ना, हाँ बेसिक इसका बेसिक एलिमेंट, तो उसके फॉर्म में लिखा हाँ जाता है। हाँ, पर वो ऊपर वाली चीज जो आपको बता रही है वो बोल रही है कि कॉम्यूटेटर का स्पान लिखा, लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा सकता है। ये नहीं बोल रही कि कॉम्यूटेटर लिखा जा सकता। ऊपर वाली जो चीज मैंने आपको बताई, ठीक है, पर ये लिखा जा सकता है, ठीक है। ई आई जे का ही कॉम्यूटेटर लिखा जा सकता है। अब स्पेशली आपको क्या ई आई जे लेना है वो देख लेना, ठीक है। और मैंने दूसरा बता भी दिया ये क्यों सही नहीं होगा। अब ये वाला भी आपको मैं देखो मैंने करने से पहले ही आपको यहाँ पर ही हल हो गया था ये। बताया ना कि अगर एक आइगन वैल्यू होगी तो ये निलपोटेंट होगा, तो उसका स्क्वायर जीरो होगा, क्योंकि एम अगर 2 × 2 की निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो उसका स्क्वायर हमेशा जीरो ही होता है। तो हो गया, देखो कितने सरल है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि पिछली बार के पेपर में ही है। आप कैसे सॉल्व करते हैं ये बहुत निर्भर करता है, ठीक है। सर लैम्डा माइनस लैम्डा का क्या आपने बताया, समझ में नहीं आया। अरे देखो 2 × 2 की मैट्रिक्स है, एक आइगन वैल्यू लेमडा हो गई, दूसरी आइगन वैल्यू म्यू हो गई, क्योंकि उनका ट्रेस जीरो है ना, दोनों का सम जीरो होगा, राइट? ट्रेस यस जीरो होता सर। है कॉम्यूटेटर, कॉम्यूटेटर का ट्रेस जीरो होता है, तो लेमडा इक्वल टू ये आ गया माइनस, इसका मतलब तो दूसरी मतलब आइगन वैल्यू कॉम्यूटेटर का माइनस लेमडा स्क्वायर हो है ना। गई। तुम माइनस ये पूछ रहे हो ना, लेमडा माइनस लेमडा कैसे आया, ये पूछ रहे हो कुछ यस और सर, पूछ रहे हो? ये ऐसे यही आया पूछ है रहा क्यों? था। अगर कोई भी 2 × 2 की मैट्रिक्स है उसका ट्रेस जीरो है तो एक आइगन वैल्यू इज इनफ ना होना। देखो एक आइगन वैल्यू ले लो लेमडा, दूसरी आइगन वैल्यू चलो एक्स मान लो, तो ये यस जीरो सर। होगा एक्स माइनस लेमडा, है ना? तो दूसरी आइगन वैल्यू पता है माइनस लेमडा होगी पक्का। तो बस यही है, ओके। सर पहला वाला ऑप्शन नहीं है उतना समझ में मेरे को। क्योंकि एक आपको अगर आइगन वैल्यूज मिल गई है तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी आपको मिल गई। पहला वाला ऑप्शन बोल रहा है कि कॉम्यूटेटर का स्क्वायर, ये जो कॉम्यूटेटर है इसका स्क्वायर आइगन स्केलर मैट्रिक्स होगी, ये बोल रहा है। वो देखता हूं मैं है या नहीं है। देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये आ गई, एम की, एम लिखा है मैंने कहा उसको, तो ये एम इसको सेटिस्फाई करेगा, एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस लेमडा स्क्वायर आई इक्वल टू जीरो। तो यहां से आ तो गया एम अच्छा स्क्वायर इक्वल। ठीक है सर, हो गया हो गया हो गया। अब आते हैं अगला वाला। देखो भाई इसको भी आप जल्दी से कर सकते हो, जॉर्डन केमिकल फॉर्म थोड़ा सा लगा के और चेन स्टेबलाइज हो जाएगी ये देख के।
अगर थोड़ा दिमाग लगाओ, मतलब ऐसा होगा कि जैसे पहले से हो सकता है मे बी आपको चेन का पता ना हो, कर्नेल की चेन, तो थोड़ा समय लग जाएगा। लेकिन अगला वाला क्वेश्चन, इसको आपने कैसे सोच रहे हैं वो देखो, ये आप कर सकते हो बड़ी आसानी से, सब कुछ पहले से पता होगा इसका। मैं आपको वो क्वेश्चंस करा रहा हूँ जिनका जनरली आपको पहले से ही पता होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिनमें आपको सोचना पड़ेगा वहां पर, ठीक है। लेकिन बहुत ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी होंगे जो आप यहाँ पे करके गए हैं, और जो रेगुलर कोर्स में थे वो तो तुम्हें तो हर कुछ पाओगे कि तुम करके ही गए हो, तुम करते हो या नहीं करते हो वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। ओके, एग्जाम में आने के बाद मैं आपको एक एक चीज दिखा दूंगा कि कहाँ पे आप मैंने पढ़ाई थी, कौन सी चीज कहाँ पे आपको कराई थी, वो सारी दिखा दूंगा। तो इसलिए बड़े ध्यान से क्वेश्चंस को करना। ओके, चल अब आते हैं, जैसे ऐसे क्वेश्चन एकदम कर लेने चाहिए। जैसे मैं हूं तो मैं कैसे करूंगा, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमिलर ओवर आर टू द मैट्रिक्स दिस। तो इस मैट्रिक्स के सिमिलर हो। अब मुझे देखते ही पता चल गया ये जॉर्डन कैनिकल फॉर्म का क्वेश्चन है, क्योंकि ये जॉर्डन कैनिकल फॉर्म है। अब ये क्योंकि इतनी प्रैक्टिस की है तो पता चलना चाहिए मुझे, तुमने 6 महीने प्रैक्टिस की है तो आपको पता चलना चाहिए। अब मुझे देखना है कि नीचे किसकी जॉर्डन कैनिकल फॉर्म ये होगी, बस इतना ही देखना है, इसके अलावा कुछ नहीं देखना। राइट, यही तो पूछा है आपने, सीखा है ना कि जॉर्डन कैनिकल फॉर्म के सिमिलर होती है मैट्रिक्स। इसने ये पूछ दिया कि बस इस तरीके से। अब इसकी क्या होगी जॉर्डन कैनिकल फॉर्म, ये कंपेनियन मैट्रिक्स है। तो कंपेनियन मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल लिखना बड़ा आसान है, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2x प्लस 0। सर x to the power हाँ 4 ना? हाँ 4 का है, क्षमा चाहूंगा। सो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा, सर ये x क्यूब वाला कांस्टेंट टर्म तो 0 है ना, कोफिशिएंट माइनस 2x स्क्वायर प्लस प्लस 1। 1, एक्स का कोफिशिएंट 0, फिर ये -2x स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 0, ये आ गई इसकी। ठीक है, मैं आपको याद दिला देता हूँ, मतलब मैं लिख देता हूँ क्या होती है। देखो कंपेनियन मैट्रिक्स, इसको नोट कर लो। यहां से तो आपका ऐसा होगा E2 E3, मतलब कॉलम्स, ठीक है। E2 जानते हो ना, E3 सारे लोग, n-1 कॉलम होगा En, उसके बाद जो लास्ट कॉलम होगा उसमें ऐसे होगा -A0 -A1, इसको याद रखना है, -AN-1, ये लास्ट वाला कॉलम होगा, ठीक है, इस तरीके से। हम्म तो और इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल लिखने के लिए आपने क्या करना है, ऐसे लिख लेना है। फिर ये A0 को ऐसे उतार लो, फिर A1x कर लो, फिर डॉट 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 ऐसे करते जाओ, AN-1 x⁻n-1 प्लस ये होगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। और इस कंपेनियन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज सुन लो, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल इक्वल टू मिनिमल पॉलिनॉमियल होती है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखें। सो और इसमें पूरे पूरे ब्लॉक आते हैं, दो दो ब्लॉक नहीं आते। मतलब कोई भी आइगन वैल्यू है तो फुल ब्लॉक आते हैं उसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल मिनिमल पॉलिनॉमियल के बराबर होती है, इसलिए सो सी। अब इसमें अगर आप देखो तो इसकी मिनिमल पॉलिनॉमियल, इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल होगी ये। अब इसके क्या आइगन वैल्यूज यही हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, -1। तो इसको देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये क्या है, x² -1 का होल स्क्वायर है ना। तो ये हो गया x-1 का स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर, तो यही आइगन वैल्यू है। तो अब यही मिनिमल पॉलिनॉमियल है, यही कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल है, ठीक है। कंपेनियन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है। तो आप देख लो जॉर्डन कैनिकल फॉर्म यही बनेगी, साफ दिख रहा है। वो बनाना आता है मुझे पता है, एक एक बच्चे को वो सभी सिखा देते हैं, ऐसा है नहीं किसी को नहीं आता होगा, तो मैं उस पर वो नहीं कर रहा हूँ टाइम। तो चलो अब आगे वाले चलते हैं, ये बिल्कुल थोड़ा सा अलग है, इसकी पॉलिनोमियल अलग आएगी तो इसके रूट्स भी अलग आएंगे, ठीक है। देखो इसकी पॉलिनोमियल क्या आएगी, यहाँ पे -1 आ जाएगा, और ज्यादा सेम ही है, ठीक है। नहीं, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा ना, 2x² प्लस होगा। प्लस, और यहाँ पे x⁴ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। और ये क्या है, इसके रूट्स +-1 नहीं है, मतलब उतनी बार, ओके। जैसे आप इसमें 1 पुट करोगे तो देखो 0 नहीं आ रहा है, तो ये नहीं है, क्योंकि इसके आइगन वैल्यू नहीं है, वो आइगन वैल्यू तो सेम होती है सिमिलर मैट्रिक्स की। अब आती है इनकी बारी, ठीक है। अब चौथे वाले को देखो पहले, तीसरे वाले को फिर देखें, पहले चौथे वाले के ऊपर देखो, तो ये ब्लॉक बन रही है,
इस तरीके की। तो इसकी मिनिमल पॉलिनॉमियल क्या आ रही है, देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल, पहले ऊपर वाले की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल लिखो आप पहले, ठीक है। एक्स स्क्वायर ट्रेस 0 है, डिटर्मिनेंट क्या है माइनस का 1 ना, ये, और दूसरे वाला ये आ रही है इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। और इसकी मिनिमल पॉलिनॉमियल वैसे भी 2 डिग्री की है, और उसकी मिनिमल पॉलिनॉमियल देखो वहां से क्या है, तो ये भी गलत हो गया। समझ में आ रहा है या नहीं? ये ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स है ना, इसकी बात करते हैं। ये, हाँ ये नहीं है ब्लॉक डायगोनल में, अच्छा ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो अब हमें निकालना है इसकी आइगन वैल्यूज निकालनी है। क्या 1 इसकी आइगन वैल्यू है? यस सर। ओके, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल कैसे निकालेंगे? राइट, सेम है। तो इसकी सेम कैरेक्टरिस्टिक होगा। पॉलिनॉमियल की एक्स स्क्वायर माइनस 1, नहीं इसमें एक चीज हमने देखा ना, इसकी मिनिमल पॉलिनॉमियल से काटा इसको, राइट। ये इसकी मिनिमल पॉलिनॉमियल उसके सेम नहीं थी ना, तो इसका देखो, इसकी क्या आ जाएगी, एक ब्लॉक यहाँ पे है, एक ब्लॉक यहाँ पे है। सो आपको ये पता है, मैं एक चीज याद दिला देता हूँ आपको, अगर इस तरीके की मैट्रिक्स हो आपके पास, ए बी सी, यहाँ पे 0 हो, ठीक है, तो इसकी डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ए सी होती है, ये पता है सबको, राइट। हाँ, तो फिर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल इसीलिए इसीलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल इनटू इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल आएगी। ओके, मिनिमल पॉलिनॉमियल वाला रूल नहीं लगेगा वो, कि दोनों का वो ले लो एलसीएम, वो ब्लॉक डायगोनल में लगेगा, इसमें इसलिए लगेगा क्योंकि डिटर्मिनेंट ऐसी होती है, आप चेक कर सकते हैं। ओके, डिटर्मिनेंट का ये होता है। अब डिटर्मिनेंट ये होता है, तो जैसे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल निकालने के लिए क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल इज आल्सो डिटर्मिनेंट ना, 1 माइनस ए माइनस एक्स आई का डिटर्मिनेंट ही तो होता है, बस यहाँ पे चेंज होगा रहेगा, तो बाकी सब कुछ ना, देखो मुझे याद नहीं था इसलिए मैंने सोच लिया वो फटाफट, तो इसलिए आपको भी ऐसे चीजें सोच लेनी चाहिए। तो इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ये आएगी। अब इसकी मिनिमल पॉलिनॉमियल क्या आएगी वो आपको देखना है। जैसे ही आपको मिनिमल पॉलिनॉमियल इसकी पता चल गई, और आपका वही फिर क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल ये आ जाएगी। तो क्या मिनिमल पॉलिनॉमियल ये होगी, ऐसे करके सोचो, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ठीक है, क्योंकि मिनिमल पॉलिनॉमियल में दोनों वो आने चाहिए। ओके, दोनों क्या आने चाहिए, दोनों आइगन वैल्यूज आनी चाहिए। तो प्लस माइनस 1, लेकिन ये होगी तो फिर ये डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। तो क्या ये डायगोनलाइजेबल है? ऐसे करके देखो, तो फिर नहीं तो थोड़ा सा तुमको वेरीफाई करना पड़ेगा, ए माइनस आई ए प्लस आई, और बहुत ही हल्की कैलकुलेशन है वो कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि मिनिमल पॉलिनॉमियल यही होनी चाहिए, तभी 0 आएगा। मतलब सिर्फ आपको ये देखना होगा पहले बार में, तो ऐसे में 0 हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो फिर दूसरी बार में ये देखना होगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इतना ही देखना पड़ेगा ऑब्वियसली, फिर आपको पता चल जाएगा कि दोनों का स्क्वायर करने पर ही मिनिमल पॉलिनॉमियल होगी, अदरवाइज नहीं। समझे? और इनकी मिनिमल पॉलिनॉमियल आसान होती है वैसे भी, अगर आप ये करो ना, यहाँ अंदर आता है ऐसे करके, जैसे आप कोई पी एक्स है, इसका नाम ए रखो, तो पी ए ऐसे करके कुछ बन के आता है, पी ए अंदर वाली जो मैट्रिक्स है पी बी ऐसे करके, ठीक है, कर लेंगे। सर हाँ, इसको बस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करने से ही वो एक टर्म फर्स्ट रो में नॉन जीरो आ जाएगा, तो पता चल जाएगा मिनिमल पॉलिनॉमियल क्या है। ओके, तो ठीक है, वही आप लोग वेरीफाई कर लेंगे। और दूसरा, एक चीज और सोच रहा था इसके बारे में, उसके लिए मुझे 1 मिनट दो, जो मैं तुम्हें बता सकूं कुछ कुछ मतलब ऐसे होगा तो, फिर नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सर सर 1 और -1 के करस्पॉन्ड नल स्पेस की डायमेंशन निकाल लेंगे। ओके ठीक है, नल ए स्पेस की माइनस आई डायमेंशन, ए प्लस आई की करस्पॉन्ड निकाल लेंगे। ठीक है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी वगैरह देखो कि वो भी वहां से ठीक है, वो सर भी मिनिमल पॉलिनॉमियल। ओके ठीक है, वैसे भी कर सकते हो। तो आपको मेन आपका वो है कि जॉर्डन कैनिकल फॉर्म निकालना, ठीक है, कि जॉर्डन कैनिकल फॉर्म क्या आएगी इसकी, तो ऐसे करके आप देख सकते हैं। चलो ठीक है, तो अब आप लोग देखेंगे, आगे मैं बढ़ता हूँ। 76, तो कितने क्वेश्चन किए हमने लीनियर के? 4, राइट, 4 2 6 2 8। अब आते हैं लीनियर से आगे, अब कॉम्प्लेक्स में बढ़ते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन है,
लेट एफ बी एन एंटायर फंक्शन विच इज नॉट अ पॉलिनोमियल लेट एल्फा। इसको समझना बहुत आवश्यक है, ये क्वेश्चन 50 बार आ चुका है कम से कम। 50 बार आप बोलोगे नेट का पेपर ही नहीं हुआ है अभी तक, तो नहीं, कहने का आशय है कि बार बार आ चुका है, ठीक है, ठीक 50 बार नहीं गिनेंगे। सो ए इक्वल टू अल्फा बिलोंग्स टू सी सच दैट एफ टू दी पावर, मतलब ये nth डेरिवेटिव है, हाँ, एफ एन अल्फा इज नॉट जीरो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से इसको लिखते हैं बार बार, तो सारे एन के लिए जीरो नहीं होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, ए इज नॉन एम्प्टी, ए इज फाइनाइट। तो ए कंप्लीमेंट अगर आप देखो तो ऐसे करके आपने किया होगा, ए कंप्लीमेंट होगा वही सारे अल्फा, जिनके लिए क्या होगा बताओ। There exists n such that f and alpha equal to 0. हाँ, बस फॉर सम किसी एन के लिए हो जाएगा, तो फॉर ऑल एन के लिए नहीं होगा, फिर फॉर सम एन ये। ठीक है, ये पिछली बार 2023 में ऐसा ही क्वेश्चन आया था, उसको थोड़ा सा पलट दिया। आपको मैथमेटिकल लॉजिक नहीं आएगा तो आप फंस जाएंगे, आता है तो बस तुरंत पकड़ लेंगे कि ये वाला क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि nth डेरिवेटिव जीरो, कोई भी डेरिवेटिव जीरो नहीं हो रहा है उस पॉइंट पर। ठीक है, मतलब एक उनका सेट है कि कोई भी डेरिवेटिव जीरो नहीं हो रहा है उस पॉइंट पर एफ का। तो बताओ कि ए नॉन एम्प्टी होगा, ए फाइनाइट होगा, और ये नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है बोला है ऊपर से, तो वही आपको पकड़ने में वो देगा एक, अच्छा नॉट अ पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल होगा तो क्या होगा, तो एक स्टेज के बाद तो पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव जीरो होता है, सभी पे जीरो होता है। ठीक है, तो इसका कंप्लीमेंट देखेंगे तो कंप्लीमेंट में ऐसे अल्फा आएंगे जो जिसके लिए कोई डेरिवेटिव तो जीरो नहीं होना चाहिए, फिर तुरंत आपको दिमाग में आ जाएगा अच्छा ये तो वाला क्वेश्चन है। इसको कैसे करते हैं अब आपको पता होगा ना आगे को, इसको कैसे करते हैं, बस यही है इसमें मेन स्टेप। नहीं पता है तो 2023 में दिसंबर ये क्वेश्चन आप जाकर देख लेना, शायद वही है या उससे पीछे वाले में है। ठीक है, प्ले लिस्ट में है, अच्छी तरह सॉल्व करा के रखा हुआ है मैंने, उससे पहले ही ये मैंने कोर्स में करवाया था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के। ठीक है, वहां पर भी है, आप लोग चेक कर लेना। ठीक, करते क्या है, आइडेंटिटी थ्योरम का एप्लीकेशन है मेनली। ओके, प्ले लिस्ट में देख लेना, ठीक है, वहां पर करवाया हुआ है। बस मेन पॉइंट ये है इसमें, ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये एग्जाम में अगर आपने पकड़ लिया तो आपने कर लिया है क्वेश्चन। ओके, सो नहीं तो मैं बोल भी देता हूँ, देखो अगर ए आई क्या है, कलेक्शन ऑफ अल्फा है सच दैट ith डेरिवेटिव वहां पे जीरो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सी आई को क्या लिख दिया, यूनियन ऑफ ए आई लिख देंगे, क्योंकि हर कोई अल्फा किसी न किसी ए आई में आ रहा है। ठीक है, आई बिलोंग्स टू एन, तो इनमें से एक ए आई अनकाउंटेबल होना चाहिए, राइट। एक ए आई अनकाउंटेबल होगा तो क्या होगा, इसका मतलब ith डेरिवेटिव यानी कि एफ आई जो एनालिटिक फंक्शन होगा वो अनकाउंटेबली मेनी पॉइंट पर वेनिश हो रहा है, तो उनका एक लिमिट पॉइंट डोमेन के अंदर आ जाएगा, तो इसका मतलब ith जो डेरिवेटिव होगा वो जीरो हो जाएगा। तो ith डेरिवेटिव जीरो हो जाने का मतलब ये किस डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, उससे आई से कम डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, बस हमारा काम बन जाएगा। अब रही एग्जाम में बात, तो एज किसी ने एज नॉन अनकाउंटेबल सेट कर दिया, तो फिर ये तो 3 सही करने पड़ेंगे उसे। ठीक है, अब एग्जाम में अगर मान लो कोई कर ही रहा है एज अनकाउंटेबल, बहुत जल्दी में यार कुछ लगाओ एज अनकाउंटेबल लगा देता हूँ, इसको गलत लगा देता हूँ, फिर वो ऐसा ना सोचे, फिर वो सोचे कि ये 3 तो लगाने ही पड़ेंगे फिर तो। ठीक है, लेकिन उत्तर मैंने सही बता दिया है, हाँ। सो एज फाइनाइट गलत है, अगर ए फाइनाइट होगा तो फिर ये भी सही हो सकता है, फिर तो संभावना है फिर ये दो गलत होंगे, ऐसे भी सोचते हैं हाँ, कई बार कुछ एक क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं मतलब एग्जाम। सो विच ऑफ द फॉलोइंग, let f be an entire function, which of the following is are true? बोला हम्म, एक तो पॉलिनोमियल नहीं है बोला है ना क्वेश्चन में। हाँ तो पॉलिनोमियल हो जाएगा ना फिर, तो क्या, which is not a polynomial, जो फंक्शन पॉलिनोमियल नहीं है तो फिर क्या, बताओ। मतलब सर ये समझ नहीं आया, मतलब पॉलिनोमियल नहीं होगा बोला है और पॉलिनोमियल आ रहा है यहाँ पे। तो which ये वो पॉलिनोमियल नहीं है ये लिखा, ये समझ नहीं आ रहा, ये तो सिंपल है, पॉलिनोमियल नहीं है, तो नहीं है वो फंक्शन शायद एक पॉलिनोमियल ये। कॉम्प्लीमेंट में है।
मतलब क्या कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट? कैलकुलेशन करके। ओके 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 सर, मैं नहीं देखा वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सर। हाँ सर ठीक है। ओके, तो देखो अब यहाँ देखो, इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया हमारा, मतलब ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, मेन तुम्हें ये है, ठीक है, मेन पॉइंट है ये तुम्हें पकड़ना है। ओके, उसके बाद ही पीछे तुम देख लेना, तो कब है 2023 में आया है, कब है, मुझे 2023 दिसंबर में आया हुआ है या उससे पीछे आया हुआ था, या उससे पीछे वाले एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, उसको चेक कर लेना एक बार, सर से नहीं मिलेगा तो मुझे बता देना, आराम से समझ लेना वहां पे। सो लेट एफ बी एन एंटायर फंक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। देखो इसको जल्दी से कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को, एफ जेड इक्वल टू एफ जेड प्लस वन फॉर ऑल जेड देन एफ इज अ कांस्टेंट फंक्शन। तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आप पीरियोडिक फंक्शन ढूंढो पहले, सबसे पहले पीरियोडिक फंक्शन जिसका पीरियड 1 हो, तो आपके दिमाग में आएगा e टू द पावर जेड, इसका पीरियड 2 पाई आई है ना, तो 2 पाई आई है, तो इसमें 2 पाई आई जेड कर लो, तो आप इसका पीरियड 1 बन जाएगा, क्योंकि जेड की जगह जेड प्लस वन रखोगे तो क्या होगा, देखो जेड की जगह जेड प्लस वन रखोगे तो ई की पावर 2 पाई आई तो फिर से 1 होता है, तो ये हो जाएगा पीरियोडिक, तो एफ कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है, ठीक है। पर देखो सोचना कैसे है, सबसे पहले वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं क्या कॉम्प्लेक्स में, ऐसे सोचो तो आपको तुरंत मिल जाएगा, लेकिन ये डबल ही पीरियोडिक फंक्शन है, ये डबल पीरियड होगा बोला है, तो इसको करने के लिए देखो डबल पीरियड नहीं होता है फंक्शन का, क्योंकि मतलब फिर वो कांस्टेंट होना पड़ता है, क्यों होना पड़ता है, क्योंकि अगर 1 भी पीरियड है तो इसका मतलब एफ, ये दो चीजें तो आपको पता चल जानी चाहिए, एफ जेड प्लस एन इक्वल टू एफ जेड होगा, एंड एफ जेड प्लस आई एम इक्वल टू एफ जेड होगा, इसका मतलब एफ जेड प्लस आई एम प्लस एन इक्वल टू एफ जेड होगा, ठीक है, इतना तो सब समझ लेंगे ना जल्दी से। अब देखो इससे आप क्या करोगे ना, ऐसे सोचो, ऐसे मन में सोचो, एग्जाम में बैठे हो तो बस इतना सोचो कि बाई सुटेबली चूजिंग एम एंड एन, आप कोई भी जेड ले लो, जैसे आपने जेड बाहर ले लिया, तो आप सुटेबली चूजिंग एम एंड एन उनको ऐड करके यहां ला सकते हो, राइट, पॉइंट को ला सकते हो ना। अब मन में सोचो आप खुद ही, सूटेबल एम और एन ऐड करेंगे तो इसका मतलब पूरी की पूरी इमेज देखने के लिए कॉम्प्लेक्स प्लेन की आपको कुछ ज्यादा नहीं देखना है, बस सिर्फ इसकी इमेज देखनी है, ठीक है। इसकी इमेज तो बाउंडेड होगी क्योंकि ये तो कॉम्पैक्ट सेट है, इसका मतलब एंटायर फंक्शन की इमेज जब बाउंडेड होती है वो तो कांस्टेंट होता है, तो इसलिए ये वाला सही होगा फिर। ओके, ये सीधे सीधे होने वाले ऑप्शन है सारे, देखो इफ एफ वन बाई जेड हैज अ रिमूवेबल सिंगुलरिटी एट जीरो देन एफ इज अ कांस्टेंट फंक्शन, इसके पास रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो, अगर अब एफ को देखो आप, एफ क्या होगा आपके पास, ये होगा उसकी ये होगा राइट, तो एफ वन बाई जेड आपके पास क्या आ जाएगा, उसका एक्सपेंशन, ये लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन ये आ जाएगा आपके पास, हैज अ रिमूवेबल सिंगुलरिटी एट जीरो, रिमूवेबल सिंगुलरिटी होने पर क्या होगा बताओ, कितने टर्म होने चाहिए प्रिंसिपल पार्ट में, आपने पढ़ा होगा रिमूवेबल, 1/z वाली एक, कोई भी नहीं होगी। हाँ तो 1/z वाला कोई भी नहीं होगा, तो इसका मतलब इसमें सिर्फ ए जीरो आएगा, ए जीरो आने का मतलब ये फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा फिर, ठीक है, और सारे जीरो होने चाहिए, बस इतना सा है। इफ एफ हैज अ इज a नॉन कांस्टेंट फंक्शन देन एफ वन बाई जेड हैज अ पोल एट जीरो, कोई भी नॉन कांस्टेंट फंक्शन ले लो, आपने कई बार पढ़ा होगा कि जैसे जेड ले लो आप, ठीक है, तो ई टू दी पावर 1/z की कौन सी सिंगुलरिटी है 1/z पर, सॉरी जीरो पर, देखो एक्सपेंशन करके एसेंशियल। देखो, एसन सिंगुलरिटी कोई ई टू दी पावर जेड जरूरी नहीं है, साइन ले लो आप, साइन 1/z का एक्सपेंशन देखोगे वो भी उसमें आपको एसेंशियल सिंगुलरिटी दिखाई देगी, राइट, क्योंकि उसके एक्सपेंशन में इनफाइनेटली मेनी टर्म्स आएंगे एनालिटिक सॉरी प्रिंसिपल पार्ट में, तो ये आसान सा क्वेश्चन इस तरीके से आपका वहां पे सही हो जाएगा, लेकिन देखो ये एग्जाम में आपको ऐसे सोचना होगा तब बात बनेगी आपकी, ये गलत होगा, ठीक है, नहीं तो बात नहीं बनेगी, ये क्वेश्चन कठिन नहीं है, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, तुरंत काउंटर एग्जाम्पल दिमाग में आना चाहिए, तुरंत घर जो आपने घर में प्रैक्टिस की है वो दिमाग में आनी चाहिए, ठीक है, हाँ या ना, तब तो बात बनेगी ना। हाँ, अब ये वाला तो आप कर लेंगे ना, इसको क्या बताऊं, रेसिड्यू निकालना है बस,
ओके, निकाल लेंगे रेसिड्यू, ठीक है। सो ये मान लो कि तब तक अभी तक हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है, आसान आसान से। अब ये जो अलजेब्रा के क्वेश्चन है ये बड़े आसान है, जैसे मे बी ये हो सकता है ये आपसे ना हो कल एग्जाम में, लेकिन ये तो होगा, देखो कैसे होगा। फॉर अ ग्रुप और G डिनोट द ग्रुप ऑफ ऑल बाइजेक्टिव ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G onto itself which of the following statement are true। देखो बहुत ही आसान है, G1 G2 are two groups, और G is isomorphic to और G, then G1 is isomorphic to G। ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप आइसोमॉर्फिक है, तो ऐसा भी हो सकता है कुछ ग्रुप्स की ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप ऐसे आ जाए ना, जैसे फॉर एग्जांपल उनका ऑर्डर सेम आ जाए और उस ऑर्डर का एक ही ग्रुप होता हो, तो ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप तो सेम हो सकते हैं, लेकिन G1 G2 सेम हो जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आप जेड ले लो, जेड का ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप पता होगा आपको क्या होता है, Z2 होता है, और Z2 बहुत सारे का होता है, किसका होता है बताओ, Z4 का भी Z8 Z2 ही होता है, राइट। तो बस, लेकिन ये आइसोमॉर्फिक नहीं है। अब अगर ऑर्डर ऑफ G2 हो तो और G क्रॉस G इज एबिलियन। अब ये इसका मतलब है और Z2 क्रॉस Z2 क्या होता है, देखो कल ही आपको मैं सिखा रहा था, अब तुरंत लिख देंगे क्या होता है, बताओ किसका आइसोमॉर्फिक होता है, S3 G, हाँ, Gl2 Z2, राइट, जो कल बताया मैंने आपको। तो ये तो नॉन एबिलियन होता है, राइट, Gl2 Z2, ये S3 का आइसोमॉर्फिक होता है 6 ऑर्डर का ग्रुप 9, तो इसका मतलब ये फिर गलत हो गया। इफ G is a group of complex number under addition then odd G is abelian। ध्यान रखना ये वो वाली ऑटोमॉर्फिज्म नहीं है जो कॉम्प्लेक्स में हम कर रहे थे, वहां कॉम्प्लेक्स में ऑटोमॉर्फिज्म तो उनको हम कहते हैं जो बाई एनालिटिक मैप होते हैं, उनका ग्रुप आपको पता है क्या होता है, AZ प्लस B। लेकिन ये पक्का है कि उनका ये सबसेट है जो हमने कॉम्प्लेक्स में किया था, है ना। क्योंकि ऐसे मैप भी हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से अंडर कॉम्प्लेक्स नंबर में जो क्या हो, अंडर एडिशन है ना, तो सारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो आएंगे ही आएंगे, राइट। ये अफाइन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ रही है बात, क्योंकि आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ा था कि ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म में AZ प्लस B होता है, हालांकि यही नॉन एबिलियन आ जाएगा, लेकिन यही ग्रुप नहीं होगा। ये जो ग्रुप पूछा है यहाँ पे सारी पूछा है कि जो सारी मैप्स होंगे वो क्या होंगे, तो उसका ये सबसेट होगा। तो इस तरीके के मैप क्या कॉम्यूट करते हैं आपस में, AZ प्लस B, नहीं जरूरी नहीं है, कॉम्यूट नहीं करते, आप निकाल के देख सकते हो। 2Z प्लस 3 ले लो, एन 3Z प्लस 2 ले लो, देखो कॉम्यूट नहीं करेंगे, निकाल के बहुत ही आसानी से देख सकते हो, मुझे करने की आवश्यकता नहीं है ना। देखो अगर आपको ग्रुप पूरा क्या हो उसकी पता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप एग्जाम में बैठे तो आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या कोई भी दो एलिमेंट लो तो जनरली सोचना है, देखो कंपोजिशंस होंगी, क्या वो कम्यूट करेंगे, क्या मेरे पास कोई दो मैप्स हैं जो कम्यूट ना करें, आपके दिमाग में आएगा हाँ ऐसे लूंगा तो जरूरी नहीं है, दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही ले लूंगा। ये अफाइन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो मैंने लिए हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 0 को 0 पे मैप करता है। सो क्या वो कम्यूट करेंगे, नहीं जरूरी नहीं कम्यूट करेंगे, चलो देखते हैं ऐसे करके, समझ गए। सो इफ G इज फाइनाइट देन और G इज फाइनाइट, देखो कितना आसान है, इसमें क्या कठिनाई है बताओ। अगर G फाइनाइट हो तो G से G में जितने मैप्स हैं वो फाइनाइट होंगे, तो सारे मैप्स का ही सबसेट होता है ऑटोमॉर्फिज्म में G, क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म में G में भी तो मैप ही है, तो ये भी सही हो जाएगा, बस ये हो गया आसान सा ऐसे करके। इसमें सर कुछ कठिनाई है, हाँ। सर ये थर्ड वाले ऑप्शन में उसको वैसे जनरलाइज कर सकते हैं, ऑटोमॉर्फिज्म का ग्रुप निकाल सकते हैं पूरा क्या? पता नहीं मतलब जनरली क्या एक्सप्लिसिटली हम सारी ऑटोमॉर्फिज्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। जी सर, चलो वैसे सो सर्च कर रहा था तो वैसे भी मिल नहीं रहा था सर ये इसका पूरा ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है। मुझे नहीं पता है कि अगर एक्सप्लिसिटली लिख सकते हैं तो सारे ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म, इसीलिए मे बी ना दिया है यहाँ पे, पूछा नहीं है, मतलब उतना नहीं पूछा है। ओके, जैसे C और R आइसोमॉर्फिक होते हैं बट एक्सप्लिसिट आइसोमॉर्फिज्म में तो वी डोंट नो ना। सो चलो आगे देखो, let G1 G2 be subgroups of group G, which of the following statements are true। if G1 is normal in G, ये तो सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म है, आपको ऑलरेडी करवाई हुई है। मैंने आपसे जिस दिन मैं होमोमॉर्फिज्म के लेक्चर पढ़ा रहा था आपसे कहा था ना कि कुछ भी ऐसा होगा नहीं जो होमोमॉर्फिज्म मैं पढ़ा रहा हूँ और नहीं आएगा, देख लो इनमें।
वही आ गए हैं। ये भी पूछा था मैंने आपसे होमोमॉर्फिज्म के लेक्चर में, पूछा था ना? उपासना तुमसे पूछा था ये क्वेश्चन, तुम भूल गई होगी। चलो किसी से जी तो पूछा था। सर। अच्छा देखो, मुझे कुछ ओके ठीक है। सो H1 H2 नॉर्मल है G1 G2 में, तो रेस्पेक्टिवली देनी है, बहुत ही आसान है। ये तो सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म है, और ये वहीं पर भी प्रूफ हो सकती है। मैंने बताया ना, एक ग्रुप थ्योरी की जो ये थ्योरम्स हैं ये बहुत आसान होती है, नेचुरल प्रूफ होते हैं इनके। इसका सॉल्यूशन देखना चाहेंगे तो प्ले लिस्ट में भी है ये। अब देखो, पहले वाले को देखना भी चाहते हैं एग्जाम में, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, G1 G2 से मैप डिफाइन करो। क्या मैप डिफाइन करूं? जो G1 G2 को कहां से एंड करता है, उनके G1 H पर कॉमा G2 H पर। तो इसका कर ये होमोमॉर्फिज्म हो गया, हाँ ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए होमोमॉर्फिज्म क्यों होगी। सो दूसरा, इसका कर्नेल क्या होगा? अगर ये आइडेंटिटी है तो G1 H में होना चाहिए, G2 H में होना चाहिए, इसका मतलब H1 क्रॉस H2। बस फंडामेंटल थ्योरम से ये ट्रू हो गया। if G1 is normal in G2 and G2 is normal in G, then G1 is normal in G, गलत। आपने पढ़ा होगा ये, कि क्या पढ़ा होगा, नॉर्मेलिटी इज नॉट ट्रांजिटिव, पढ़ा है ना ऑलरेडी? यस सर। हाँ, नहीं पढ़ा है तो फिर एग्जांपल कैसे देंगे? 2 इंडेक्स बनाओ, बताओ कोई एग्जांपल दो। सर 2 ऑर्डर का सब ग्रुप K4 वाले के अंदर है और Q4 वाला S3 के अंदर, वो S4 के अंदर है। ओके, तो इसका एक 2 ऑर्डर का सब ग्रुप ले लो, ठीक है, इससे जनरेट होने वाला 1 2 2 3 4 से। तो ये आप, लेकिन आपको पता है ये नॉर्मल नहीं है S4 में, क्योंकि इसके कंजुगेट बाहर है, इस तरीके के साइकिल से ना जो बाहर है। लेकिन ये इसमें होगा, क्योंकि इसमें इंडेक्स 2 है और ये इसमें नॉर्मल होता है, इसलिए नॉर्मलिटी वैसे भी ट्रांजिटिव नहीं होती है, ऑलरेडी पड़ी हुई चीज है। एवरी सब ग्रुप ऑफ प्राइम इंडेक्स इन G इज नॉर्मल, ये तो बिल्कुल गलत है। जैसे फॉर एग्जांपल S3 और 1 2, इसका इंडेक्स भी प्राइम है लेकिन नहीं है नॉर्मल, है ना? अब देखो ये भी आसान है, QX से QX भी है, रिंग होमोमॉर्फिज्म F1 1 पे है, FN ये आ रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सो ठीक है, FN एंड टाइम, इफ F इज ऑन टू देन सो F इज, इसको क्या करना? ये तो ट्रू ही है, इसमें कुछ अलजेब्रा थोड़ी लग हुई है, मतलब आपकी रिंग थ्योरी वगैरह। अगर कोई फंक्शन कंपोजिशन उनकी ऑन टू ही होती है ना, ऑन टू फंक्शन की कंपोजिशन, F एंड G आर ऑन टू, देन F ऑपरेशन G इज ऑन टू। सो अगला वाला पूछा है कि कर्नेल Fn+1 इक्वल टू Fn। देखो कर्नेल अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था मैंने, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ऐसा होता है करके, राइट? ऐसे बताया था या नहीं बताया था? ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी होगी, हाँ ये होमोमॉर्फिज्म, क्योंकि Q को फिक्स करेगी है, Q लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। सो अब आपको पता है QX PID है, PID में कोई भी असेंडिंग चेन टर्मिनेट होती है ना, तो ये चेन भी टर्मिनेट हो जाएगी आइडियल्स की, तो एक स्टेज के बाद ये बराबर आएंगे सारे, तो वही पूछा है इसमें बस। इफ F इज ऑन टू देन सो F इज 1 2 1, ठीक है। अगर F ऑन टू हो तो फिर F 1 1 होगा, ऐसे पूछे, ठीक है। इसको कैसे कर सकते हैं, देखो F अगर ऑन टू होगा तो क्या होगा, बताओ? ये क्या हो जाएगा, कर्नेल F किसके आइसोमॉर्फिक होगा? यहाँ पे PX आएगा, ओके, क्योंकि सिंगल एलिमेंट से जनरेट होती हैं आइडियल्स। QX के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, राइट, है ना? F ऑन टू होगा, तो अगर ये QX के आइसोमॉर्फिक है तो आप ध्यान से देखना PX होगा क्या? PX क्या नॉन जीरो पॉलिनोमियल हो सकता है? क्योंकि नॉन जीरो पॉलिनोमियल से क्या होता है, देखो आपको पता है नॉन जीरो पॉलिनोमियल से क्या बनता है, आपने किया होगा, जैसे x² होनी चाहिए तो ऊपर ऐसे AX + B टाइप के आते हैं, वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन 2 फाइनाइट वेक्टर स्पेस बनता है, राइट? इस ये
फाइनाइट वेक्टर का फाइनाइट वेक्टर स्पेस ना बने, मतलब फाइनाइट डायमेंशन का वेक्टर स्पेस ना बने, इसलिए px को जीरो होना जरूरी है। ठीक है, तो px से जीरो हो जाएगा तो फिर इसका मतलब आपका ये 1 1 हो जाएगा। f अगर 1 1 है तो f फिर ऑन टू भी हो जाएगा। f 1 1 है तो ऑन टू हो जाएगा, बताओ। नो सर। हम्म, क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी होमोमॉर्फिज्म आपको पता होनी चाहिए इसकी, जैसे x को x स्क्वायर पे सेंड कर दो इस तरीके से, तो ये जाएगा, मतलब ये, और इसकी इमेज क्या आ जाएगी, इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा क्यू एक्स स्क्वायर के। तो इमेज में x नहीं आएगा, 1 1 होगा। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सोचो, इसको आपने इससे मैप कर दिया है। ठीक है, और भी कुछ कर सकते हो आप, वहां पे एक्स क्यूब भी ला सकते हो, तो ये जरूरी नहीं है ऑन टू हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऐसे जल्दी आपने वहां पे सोचना है। अगले वाले में एक चीज सिखा देता हूँ, इस वाले में ध्यान रखना। चलो यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, एक्स की पावर p माइनस एक्स प्लस ए एफ पी का कोई एलिमेंट है, ठीक है, इज इरेड्यूसिबल ओवर एफ पी। ठीक है, तो जब भी ऐसे यहाँ पर कोई भी प्राइम हो और इस तरीके के पॉलिनॉमियल दिखे, ए कोई एफ पी का एलिमेंट हो, तो ये पॉलिनॉमियल इरेड्यूसिबल ही होती है हमेशा। सर ये कराया हुआ आपने क्या, मतलब नहीं, प्रूफ इसका? गैल्वा थ्योरी में, इसके लिए गैल्वा थ्योरी चाहिए, रिंग थ्योरी से नहीं होगा ये। मतलब पहले आपको देखना होता है अल्फा रूट है तो अल्फा प्लस वन अल्फा टू प्लस डॉट 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 इसके रूट्स हैं, उसके बाद फिर गैल्वा ग्रुप, फिर उससे इरेड्यूसिबिलिटी आती है पॉलिनॉमियल की। ओके, मतलब ये स्टैंडर्ड है उसमें ये एक्सरसाइज कि ये पॉलिनॉमियल इरेड्यूसिबल होती है, इसको तो फिलहाल के लिए याद रखें आप लोग। ठीक है, कई बार मतलब ये हेल्पफुल हो सकती है, इस तरीके के पॉलिनॉमियल पूछे जा सकते हैं ये इरेड्यूसिबल है या नहीं है। ठीक है, सो क्योंकि ये एफपी पे इरेड्यूसिबल होगा तो इसलिए आपको पता होगा पी टेस्ट से, जो मॉड पी इरेड्यूसिबिलिटी टेस्ट है, जेड एक्स में इरेड्यूसिबल आ जाएगा, मोनिक पॉलिनॉमियल है, क्यू एक्स में इरेड्यूसिबल आ जाएगी। ठीक है, ओके, तो पहला वाला एफ एक्स इज इरेड्यूसिबल और नॉट, एफ एक्स के बारे में बताओ। रिड्यूसिबल है, ओमेगा रूट है। तो जी एक्स में रूट टेस्ट लगा सकते हैं? कौन सा रूट टेस्ट? रेशनल रूट टेस्ट जो होता है, मतलब कि हाँ आर हाँ हाँ, ठीक है, लगा सकते हो, लेकिन फिर आपको उससे ये पता चलेगा कि इसका रूट नहीं है क्यों में, फिर होगा क्या उससे? सर एबल्स टेस्ट, सर जो एब गैल्वा थ्योरी में था अबाउट प्रिंटिंग पॉलिनोमियल। एबल्स टेस्ट, वो कौन सा टेस्ट है? एबल्स टेस्ट नहीं, एबल्स पॉलिनोमियल नहीं, क्या था तो जिसमें बोला था कि क्विंटिक पॉलिनोमियल का वो नहीं होता है, रूट्स नहीं होते हैं। साइक्लोटॉमिक पॉलिनॉमियल नहीं है। नहीं, मैं जो बोल रही हूँ मैं क्लियर नहीं कर पा रही हूँ। नहीं है वो, ये साइक्लोटॉमिक पॉलिनॉमियल। तो मैं ये बोल रहा हूँ आपसे, एक्स जी एक्स के सर लिए आप बोल रहे हो तो हाँ, सुन ले पहले सारे लोग। जी एक्स के लिए एक्स की पावर 5 माइनस एक्स प्लस वन, इसमें केवल रूट टेस्ट से नहीं होगा, क्योंकि एक रूट नहीं है तो इसके फैक्टर ऐसे भी हो सकते हैं, क्यूबिक फैक्टर हो गए, क्वाड्रेटिक फैक्टर। ओके, तो ये रिड्यूस हो जाएगा, तो वो रूट नहीं होने से केवल 2 और 3 डिग्री तक के पॉलिनॉमियल का पता चलता है, उसके बाद का नहीं पता चलता है। ओके, समझ गए? इस बात को ध्यान में रखेंगे सारे लोग। ओके, हाँ, अब बोलिए आप क्या बोल रहे थे? यही था सर, 2 डिग्री और 3 डिग्री में रिड्यूस करके तो इक्वेशन बन जाएंगी, उनको सॉल्व कर। ओके, तो अब देखो x की पावर 5 प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन से डिवाइड होगा ये पॉलिनोमियल, x की पावर 5 प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, तो उससे डिवाइड करके देखो क्या आ रहा है, और फिर मुझे बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन से डिवाइड करके देखो, और फिर देखो फैक्टर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, फिर मैं बताऊंगा आगे कैसे।
इससे डिवाइड करो और बताओ आ रहा है या नहीं। जल्दी से कर। एक क्यूबिक फैक्टर आ रहा है या नहीं आ रहा है देखिए। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा मैंने कैसे सोचा। यस सर, ये आ रहा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो देख लो बच्चों, इसको वेरीफाई कर लो। अब मैं बोलता हूं मैं फिर कैसे आप ऐसे सोच सकते हैं। ओके, देखो x की पावर 5 प्लस एक्स प्लस 1 है, राइट। तो अगर इसको आप मॉड 3 रिड्यूस करो, मॉड 3 में x की पावर 5, ये सेम 1 और 0 और 1 पे सेम वैल्यू दे रहे हैं, राइट। ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जैसा ही बनेगा, राइट। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के जो रूट्स होंगे वो ही रूट्स, वो रूट्स इसके भी होंगे, एक्स की पावर 5 प्लस एक्स प्लस 1 के। समझे? जैसे इसको अगर आप Z3 में देखो, इसी पॉलिनोमियल को, तो 1 की पावर 5 लगभग सेम एक्ट कर रहा है ना। 2 की पावर 5 इज कितनी आती है, 2 की पावर 5 और 32 आती है, राइट। 3 से डिवाइड करो तो 2 आए, राइट, एंड 2, राइट। यस, क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल है ये सेम इवेल्युएट हो रहा है, मतलब सारे पॉलिनोमियल 0 1 2 पर Z3 में, और उसमें Z3 में इसका एक रूट है। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के जो भी रूट होंगे वो इसके भी रूट होंगे Z3 में। तो मैंने सोचा इसको फैक्टर करने के बाद क्या फिर हम ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं उसको, इसलिए मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से डिवाइड करके देखो। समझे? या फिर दूसरा, चलो अगर आप ऐसे नहीं सोचते हैं तो मैं ऐसे बोलता हूँ कैसे पता चल सकता है। सबसे पहले इसके आप क्या रूट्स हो सकते हैं, सोचो। एक्स की पावर 5 प्लस एक्स प्लस 1 के, राइट। मतलब क्यू के बाहर क्या रूट्स हो सकते हैं। अगर इसके पास फैक्टर होगा तो क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा, अगर ये रिड्यूसिबल है, राइट। क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा और एक क्यूबिक फैक्टर होगा। तो उस क्वाड्रेटिक फैक्टर के क्या रूट्स होंगे। तो यहाँ पे ये चीज आपको नोट करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, उसके रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं, और ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि एक्स की पावर 5 करने से कुछ नहीं होता। ओमेगा की पावर 5 भी क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर होती है। और फिर यहाँ पे जैसे मतलब ओमेगा की पावर 5 प्लस ओमेगा प्लस 1, ये उसी की जैसा आएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 का जैसा। तो इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसको डिवाइड करेगी। ठीक है, मतलब ये ऑब्जर्वेशन आपको क्विक करना ही, मतलब ऐसे सोचना आना चाहिए आपको कि इसका ये क्या कोई फैक्टर होगा करके। ये तुरंत ऐसी चीजें कोई आपको रिड्यूसिबिलिटी टेस्ट हमेशा आपको नहीं बताएंगे। जब रिड्यूसिबल हो तो चीज फिर कठिन होगी ना। इरिड्यूसिबल से थोड़ी मतलब जैसे इरिड्यूसिबल हो तो मॉड पी से आप कर लिया। अब इसमें कौन सा टेस्ट लग रहा है आपका, 5 डिग्री की है। मॉड पी लगा के देखो, तो मॉड पी लग तो रहा है लेकिन आप पता नहीं कर पाएंगे ना, मॉड पी में भी आपको चेक करना पड़ेगा। हालांकि ये मॉड Z5 में इरिड्यूसिबल होगी। अब आप Z5 में जाएंगे, फिर वहां देखेंगे इरिड्यूसिबल है, रूट चेक कर लिया, आपको पता चल गया। उसके बाद फिर आप फैक्टर्स भी ABCD उतनी कैलकुलेटिव बनेगा, राइट। फिर ये डिपेंड करता है कितना पढ़ा है। अगर जिन्होंने गैल्वा थ्योरी पढ़ी है, ये भी आसान है, सही से पढ़ी हो। 88 वाला क्वेश्चन आसान है। और कुछ ऐसे जिन्होंने पढ़ी हो बट उतनी अच्छी एक्सरसाइज सॉल्व ना की हो, तो चौथे वाले ऑप्शन में फंस जाएंगे, क्योंकि चौथा वाला ऑप्शन ही एक एक्सरसाइज यूज हो रही है और बहुत ही इंटरेस्टिंग। उसका प्रूफ मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि एनी एलिमेंट in a finite field can be expressed as sum of two squares. ओके, और पिजन होल प्रिंसिपल से इसका प्रूफ होता है। देख लेना इसका सॉल्यूशन, ठीक है। और यही क्वेश्चन लेटेस्ट है मुझे लगता है इन मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में अभी, मतलब यही वाला सबसे जो आजकल ही डाला गया वीडियो है वो, ठीक है, रिसेंट। तो वो आप देख लेंगे। 89 ये टोपोलॉजिकल क्वेश्चन, इनको कर लेना चाहिए, ठीक है। बहुत ही आसान है,
मैंने कराया है इसका सॉल्यूशन। इसमें कुछ ऐसा क्विक नहीं है जो आपको बताऊं और मैंने प्लेलिस्ट में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें देखो, कंसीडर आर विद द यूजुअल टोपोलॉजी एस a plus b रूट टू विद द सबस्पेस टोपोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। एक सेकंड का क्वेश्चन है। एस इज डेंस इन आर, यस, क्योंकि एस इसको कंटेन करता है क्यू को, तो क्यू क्लोजर कंटेन्ड इन एस क्लोजर, लेकिन इधर वाला आर है तो ये भी आर आ जाएगा, तो ये ट्रू। एस में से क्यू निकाल दो, एस में से क्यू निकाल देने से समझ गए होंगे आप कि क्या नहीं होगा करके, ठीक है। तो पीछे वाला पार्ट नॉन जीरो आएगा हमेशा, ओके, इस टाइप के पॉइंट्स। तो लेकिन इसमें क्यू रूट टू तो हो रहेगा ही रहेगा, है ना, क्यू रूट टू, क्यू निकाल भी दोगे तो क्यू रूट टू तो रहेगा ना। क्यू इज डेंस, हेंस क्यू रूट टू इज डेंस। क्यों? क्योंकि आपको मैं ये बता देता हूं, आर से आर में x गोज टू रूट टू एक्स होम्योमॉर्फिज्म है, होम्योमॉर्फिज्म, होम्योमॉर्फिज्म है ना, x गोज टू रूट टू एक्स। जल्दी सोचने का तरीका बता रहा हूं, नहीं तो इसको होम्योमॉर्फिज्म को लाने की कोई जरूरत नहीं है, उसके बिना हो जाएगा वो, सिंपली सोच के, खाली एलिमेंट्री कैलकुलेशन करके। तो इसका मतलब ये क्यू को क्या करेगी, क्यू रूट टू डेंस सेट को डेंस पे मैप करेगी। इसका मतलब क्यू रूट टू भी डेंस है। अगर क्यू रूट टू डेंस सेट किसी के अंदर कंटेन हो तो वो सेट भी डेंस होता है, इसका मतलब ये भी ट्रू है। एस रूट टू क्यू डेंस आ गया, डिस्क्रीट कैसे होगा फिर? एस इज कनेक्टेड, कनेक्टेड तो बिल्कुल नहीं है एस, ठीक है। सर कनेक्टेड क्यों क्यू नहीं है? रूट टू सर एस माइनस क्यू में करना। अब ये देखो सोचना होगा आपको, क्यों नहीं कंटेन होगा ये, कोई मतलब सोचो थोड़ी देर, एकदम पूछ लेते हो आप, क्यू रूट टू क्यों होगा, नहीं होगा बताओ। एस रूट क्यू, एस में से क्यों निकाल देंगे तो उसके अंदर कंटेन, सोच के बताओ। सर क्यू रूट टू में क्यू भी तो मतलब रैशनल नंबर भी तो आएंगे, तो और रैशनल रैशनल नंबर तो क्यू रूट टू का मतलब रूट टू के मल्टीपल, रैशनल मल्टीपल। क्यू ओ रूट अच्छा टू अच्छा, मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है, सर तो ए प्लस इस, बी रूट टू समझ रहा था। ठीक है ठीक नहीं नहीं नहीं, नहीं। मतलब ये है मेरा मतलब, रूट टू क्यू ऐसे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, रूट टू क्यू है इसका मतलब। नहीं तो क्यू रूट टू तो वही है जो दिया है एस, ये यही तो है क्यू रूट टू। सो आप देखो, हो गया। एस कनेक्टेड क्यों नहीं है? अभी मैंने बोला एस कनेक्टेड तो नहीं है, आपको पता ही है, जरा हाथ खड़ा करो तो किस किस को पता है जल्दी से, मतलब क्विक वे पता होना चाहिए उसका कि हाँ सर इसलिए नहीं है। अच्छा, इतने ही लोगों को पता है? देखो आपने मैट्रिक स्पेस में क्या सीखा फिर? आपने मैट्रिक स्पेस का कोर्स किया, कनेक्टेडनेस में आप इतना भी नहीं सीखे थे कि मैट्रिक स्पेस कंटेनिंग एटलीस्ट 2 पॉइंट इज अनकाउंटेबल, ये तो काउंटेबल है। तो वही चीजें तो जो आपने सीखी है वो यूज करनी है, तो ये कैसे कनेक्टेड हो सकता है? नहीं तो फिर आप सोचो, कनेक्टेड है तो कैसे सोचिएगा बताओ, ये तो एग्जाम में कैसे होगा फिर? जल्दी जल्दी भी तो करना है ना। तो ये चीज दिमाग में रखो अपने, यही चीज आपको क्रैश कोर्स में मुझे याद दिलानी है कि ये सब आपने कुछ चीजें ध्यान में रखनी है आपने, भले ही चीजों को, इसको भी हमने पहले सॉल्व किया है राइट, पर मैंने ऐसे यहाँ पे आपको बताया कि एग्जाम में ऐसे सोचना है इसको जल्दी से, ओके। आप जैसे ये अप्लाइड का क्वेश्चन है, ये इसमें बहुत सारे लोग कहेंगे अरे ये क्या है, बड़ा आसान है। देखो आपको स्क्वायर दिया हुआ है, कैसा स्क्वायर है? ये स्क्वायर है, प्लस माइनस वन साइड वाला इस तरीके का स्क्वायर है। सो पूछा क्या है, एफ डी टू आर बी द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, ये फंक्शन डिफाइन दिया किया गया है y प्लस इक्वल टू मैक्स ऑफ y कॉमा जीरो, कंसिडर द प्रॉब्लम। इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के पास पहले तो एफ लिमिटेड होगा या नहीं पूछा। देखो इसको करने के लिए बहुत ही आसान है, जैसे एफ एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स वाई को ऐसे लिख सकते हैं 1 + y। अब सिर्फ आप कितने इंटरवल में देखिए बताओ, जब y किस में वेरी कर रहा है, क्लोज इंटरवल 0 1 में देखिए, बस इसी तरफ देखिए, बाद में देखेंगे, ठीक है। सो इसमें तो यही आएगा ना, मैक्सिमम क्या आएगा y और 0 का, क्योंकि y नॉन जीरो है तो ये आएगा। लेकिन क्या ये लिपचिट है?
नहीं है लिपचिट इन एनी इंटरवल कंटेनिंग 0, ठीक है। क्योंकि देखो आप जब ये करेंगे ना fx(y1 - fx(y2) और ये बच्चा बच्चा करके जाता है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब आपको आगे की कहानी पता है या नहीं है बताइए, कि √y1 लिपचिट होगा तो ही ये लिपचिट होने वाला है, लेकिन वो नहीं होता है इंटरवल कंटेनिंग 0 में, उसका डेरिवेटिव अनबाउंडेड है, वो आपको पता है तो गया। एफ इज लिपचिट कंटिन्यूअस, क्योंकि अगर छोटे से ही पार्ट में नहीं है तो बड़े पार्ट में क्यों होगा फिर। लिपचिट फंक्शन ऑन डी गलत, ये सही है। IVP हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम से सॉल्यूशन होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब यूनिक होगा ये हमें नहीं पता, क्योंकि लिपचिट फंक्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए होगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा ये नहीं हमें पता, लेकिन होगा सॉल्यूशन क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन है इसलिए, ठीक है। तो एस बस हो गया। ये देखो अप्लाइड का क्वेश्चन, सही से सीखा हो तो कौन से, इतना आसान। इसमें तो पेन भी ना चलानी पड़े अगर आप सही से घर में प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिस इज नेसेसरी, क्योंकि आपको वहां पे याद ही ना हो फिर √y का, है ना, या थ्योरम याद ना हो, क्विकली अप्लाई ना कर पा रही हो तो फिर गड़बड़ होगी। सारे अप्लाइड के क्वेश्चन देखना, सारे ऐसे हैं। ये वाला करवाया हुआ है, देख लेना, सुपर शॉर्टकट फॉर ओडी बोला है। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये देखने में बड़ा लग रहा है ना, लेकिन इतना आसान है जिसकी हद नहीं, ठीक है। प्लेलिस्ट में चेक कर लेंगे, मैं प्लेलिस्ट का लिंक भेजूंगा, ओके। अगला वाला ये भी आसान है, ये भी करवाया हुआ है, ये भी आसान है, सारे हैं। अगला वाला नहीं है आसान, ओके। सो अगर इतने क्वेश्चन आपको अप्लाइड में आसान मिल जाते हैं, फिर रहता क्या है। देखो पार्ट सी में हमें कितना कुछ मिल गया करने के लिए ना। अब आगे देखें, अगर हम एक क्वेश्चन में आपको, चलो अब ये क्वेश्चन मैं कल आपको कराता हूँ, मुझे लगता है हमने 20 क्वेश्चन क्या लगभग कर लिए, ये मतलब मैं न्यूमेरिकल के कल कराता हूँ आपको, ठीक है। ये भी आसान है, ये भी आसान है, ये भी आसान, ये पता नहीं इसका शायद डाउटफुल आंसर दिया था उन्होंने, ये आसान है, ये आसान है, ओके। ये तो इतना आसान है दोनों ना, 100 और 101। तो देखो सोचो, अब मैं अगर ओवरऑल एनालाइज आप करो, मैं आपको ऊपर से जाता हूँ, सिर्फ वो क्वेश्चन जो सभी को आते हैं, ठीक है। मैं उन क्वेश्चनों को नहीं, कि जो एक स्मार्ट स्टूडेंट या बड़ा अच्छा IQ है जिसका, जिसने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है वो सॉल्व करे, उनकी बात ही नहीं करेंगे। पहला वाला सब कर सकते हैं, राइट। ध्यान से सोच के देखो कितना आसान है आपका एग्जाम, पहला वाला सारे कर सकते हैं ना, और मैंने कोई नहीं ले रहा हूँ, जो 65 वाला कर सकते हैं ना। लेकिन इनमें टाइम कम कब लगेगा, देखो इनमें जो चीजें मैंने यूज की करके आपको बताई, वो आप देख पा रहे हैं मैंने कैसे किया, 2 एंड, और कुछ मैं कठिन बिल्कुल लूंगा ही नहीं। कठिन अंदर से देखो, जो सबको ही आए वो वाले लूंगा। 71 को कर सकते हैं 3, 73 को कर सकते हैं 4, 74 को कर सकते हैं 5, एंड 76 को कर सकते हैं 6, 77 को कर सकते हैं, चलो नहीं कर सकते हैं मान ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने जो चीज आपको बताई वो आपका टाइम लगा दे, तो 6 ही मान, ठीक है। 6 के बाद आप 79 को आपको करना चाहिए, प्रीवियस ईयर है, ठीक। 7, 80 को कर सकते हैं 8, 81 को करेंगे ही करेंगे पक्का 9, 82 को चलो नहीं कर सकते हैं मान लेता हूँ, हो सकता है आप वो चीज अप्लाई ना कर पाए जो मैंने आपको बोला, हो सकता नहीं करेंगे ज्यादातर बच्चे, चलो मैं 9 ही क्वेश्चन मान लेता हूँ। 9 के बाद 84 होगा 10, 85 होगा 11, 86 से हटा देता हूँ, मान लो आपको नहीं आया वो तरीका जो मैंने बताया, 11 हो गए, 87 पे हटा देता हूँ, ठीक है। 89 भी होना तो चाहिए, पर मैं मान लेता हूँ कि चलो नहीं होता, ठीक है। 90 होगा, 12 हो गए, 91 भी मान लेता हूँ आपसे नहीं होगा, ठीक है। 12 मान के चलो आप हो रहे हैं, 92 भी मान लिया नहीं होता है, 93 तो होगा 13, 94 होगा 14, ओके। 96 इज वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन 15, एंड ये 97 इज और ज्यादा इजी है। मैं इसमें कैलकुलेशन कैसे बचानी है वो आपको कल बताऊंगा, ओके। 16 एंड 17, ठीक है। अगला वाला ये देखो, इन दोनों को करो तो ठीक है, नहीं भी करो चलो एक ही करो, 18। ये मैंने वो स्कोर बताया आपको जो कोई भी कर लेगा, वो स्कोर नहीं बोला मैंने, सारे हटा दिए वो, मैंने कहा चलो ये आपसे नहीं होता है। 18 क्या होते हैं सबके जो पास भी हुए रहते हैं, इसके 14 भी सही हो तो बड़ी बात होती है। 18 क्वेश्चन ऐसे हैं अगर करो तो, ठीक है, आसानी से पार्ट सी में बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है, यकीन मानिए। बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो सोचते होंगे पार्ट सी कैसे होगा, लेकिन पार्ट सी कैसे, पार्ट सी के बारे में आप मत सोचिए, पार्ट बी के बारे में सोचिए। क्यों? अगर आप पार्ट बी में ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहां पे आपके पास इतने ऑप्शन नहीं है। पार्ट सी इज इजियर देन पार्ट बी, बिलीव मी और नॉट,
ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। पार्ट सी इसलिए इजियर है क्योंकि यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन हैं, कौन सा करना है। आपने प्रैक्टिस करके गए होने चाहिए घर में, आप सही से सीख के गए होने चाहिए, आपको सोचना आना चाहिए, आपको चुनना आना चाहिए, आपको करना आना चाहिए, ठीक है। आपकी चीजें क्लियर होनी चाहिए, तुरंत दिमाग में काउंटर एग्जाम्पल आने चाहिए, सॉल्व होना चाहिए। कोई चीज नहीं भी सॉल्व हो रहा है तो अगला वाला आप सॉल्व करें। ऐसा नहीं कि जिस एग्जाम में जिस क्वेश्चन में हाथ डाला वो सॉल्व ही हो जाएगा, कुछ ऐसे भी होंगे नहीं हुआ। तो आपके पास इतना तो होना चाहिए कि उसको आप मैनेज कर लो, ठीक है। आप 8 20, मैं तो आपको 20 करने की बात कर रहा हूँ, अगर अगर आप 14 भी करेक्ट डिसाइड करते हैं, ठीक है, आपके मार्क्स तो होंगे अराउंड 65 के, 65 के अराउंड, राइट। मतलब 63 से 65 के बीच में होंगे। तो सोचो अगर इतने क्वेश्चन मार्क्स आपके आ रहे हैं तो फिर 65, उसके बाद फिर आपके पास पार्ट ए रह जाता है 25 क्वेश्चन, अगर 25 नंबर वहां से ले आते हो आप, सो 90, और फिर पार्ट भी तो बचा ही बचा, 30 40 नंबर भी ले आओगे तो अच्छे मार्क्स बन जाएंगे। इसलिए पार्ट सी में अच्छा करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, कल इसी को कंटिन्यू करेंगे जो हम कर रहे थे। मैं भी ये न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चन करूंगा, पहले इनके दोस्त के सॉल्यूशन पार्ट भी करूंगा, उसके बाद फिर परसों से फिर चेंज करेंगे, ठीक है। कि क्या करना है वो आपको बताएंगे, ओके। सारे लोग समय पर हाँ आ जाएं कल। कल मैं आपकी स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं देने वाला हूँ, सीधे मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए यहाँ रुकते हैं। इस